21 हो गया। 22 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 156 से कहते हैं, है ना। देखिएगा एक क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, जरा बताइए। यानी हमारे भारत विश्व में कुछ ऐसे जीव प्रजाति हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के बाद में जो मेल फीमेल होती हैं वो मेल को क्या करती है, मार देती है। एकमात्र ऐसा क्या है, जीव है ना। उस जीव का ऑप्शन यहाँ चार्ट को दिया हुआ है, उसमें से क्या होगा, ठीक है। देखिएगा हमारे इस पूरे जितने भी, हाँ ठीक है, इसमें देखिएगा कि मकड़ी जो है, मकड़ी एक ऐसा जीव है जो मादा मकड़ी है ना, प्रजनन के समय में जो उसका क्या होता है, पुरुष या पुरुष नहीं, नर मकड़ी जो होते हैं वो मादा मकड़ी प्रजनन के बाद में नर मकड़ी को क्या करती है, ये मार देती है, ठीक है, मार देती है। अब आपने ये चीज घटना चक्र में भी पढ़ा होगा, घटना चक्र में भी पढ़ा होगा, मार देती है। क्यों मार देती है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मादा मकड़ी जो होती है वो आकार में और भार में नर से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा वजनदार होता है, उसका डायमेंशन भी बड़ा होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने लगभग बहुत समय से 1956 से रिसर्च चला रहा है कि भाई मादा मकड़ी क्यों मार देती है नर मकड़ी को, कुछ ऐसा कुछ फिनोमेना होता होगा, बाकी तो कोई नहीं मारता है। तो इसका विज्ञान के पास भी जवाब नहीं है ना। 2016 या 17 के सितंबर के महीना में ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ने एक जर्नल प्रकाशित किया, तो उसमें यह कहा गया था कि जो मादा मकड़ी है जब नर के साथ प्रजनन करती है तो यह क्या होती है, गर्भवती होती है। और देखिए कि इनका जो प्रजनन होता है काफी लंबे समय तक चलता है, जिसमें कि मादा थक भी जाती है और इनका नर जो होता है ये भी थक जाते हैं। तो मादा जब गर्भवती होती है प्रजनन के समय में, तो मादा तो भूखी रहती है, तो ये अपने बच्चों को पोषण दे, यानी जो उसके गर्भ में बच्चा पलेगा उनको पोषण देने के लिए नर मकड़ी को क्या करती है, खा जाती है। बेसिकली होता क्या है कि नर मकड़ी का जो आकृति होता है ना, जैसा भी इसका आकृति रह रहा हो, अपनी चोंच से ये बीचों बीच इसको फाड़ देता है, नर को जो पीठ होता है मकड़ी का ना, उसके क्या करता है, बीचों बीच फाड़ देता है और ब्रेक करके ये खा जाती है, ठीक है। तो वो ब्रिटेन का जनरल ये कहता है कि जो मादा मकड़ी है अपने पेट में पल रहे बच्चों को पोषण देने के लिए नर मकड़ी को मैथुनोपरांत क्या करता है, मार देता है, ठीक है। इसका यही जवाब है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देख लेते हैं कि 157 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सांप है जो दूसरा सांप को क्या करता है, खाना खाता है। आप लोग पढ़े भी होंगे, ऐसा कौन सा सांप है, एक को सांप है, वो सांप है गेहूमन, है ना। गेहूमन मतलब हाँ, सी नहीं ना होगा, नागराज। नागराज क्या करता है, वो अपने ही सांप को क्या करता है, वो दूसरा सांप को खा जाता है, ठीक है, भूख लगता है उसको। तो 158 में आज बहुत आसान सा प्रश्न है, कोबरा, है ना। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान क्या होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिएगा पीएच मान जो होता है वो वेरी करता है 0 से लेकर के कितना, या तो हाँ 0 से लेकर के कितना, या तो 7 रहेगा या क्या रहेगा, 14 रहेगा। पीएच मान कभी भी नेगेटिव किसी पदार्थ का नहीं हुआ है, ठीक। अब देखो 0 से 7 तक का जो जिसके पास में ये अम्लीय व्यवस्था होता है, तो 0 से 7 तक जिसका पीएच मान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल की क्षार बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा भी हुआ है। और ये 7 से लेकर 14 तक का क्या होता है, ये होता है क्षार, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हमारा खून जो होता है वो खून का पीएच मान कितना होता है। तो देखिएगा कि खून पहले बताओ कि किस प्रकृति का होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि उसका मान 7 से 14 के बीच में कहीं होगा, ठीक है। तो देखिएगा 7 से 14 के बीच में देखिएगा इसमें 2 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन, 735 और 735 और एक दिया 825। तो 825 तो कर बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। और इसको याद करना है क्या, 7.35 से लेकर के 7.45 तक की क्या होता है, हमारे खून का पीएच वैल्यू होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 कथन दिया गया हुआ है और दोनों कथन के विषय में हमको उसको डिस्कस करना है। पहला कह रहा है कि मानव शरीर में यकृत मतलब क्या, लीवर, यकृत वसा नहीं, लीवर का फैट मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कहता है हम जो फैट खाते हैं, जैसे कि खसी का फैट हो गया, चिकन का फैट हो गया, या ये चीज बर्गर सब खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वो सब फैटे रहता है। उस फैट को ये कह रहा है कि यकृत के पाचन महत्वपूर्ण, यानी वो जो फैट हम खाते हैं ना, क्या उसको लीवर पचाता है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसको समझिएगा। फिर कारण कहता है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। देखिएगा हम जो भी फैट खाते हैं, है ना, हम जो भी फैट खाते हैं उस फैट को कौन पचा, कहाँ पचता है, लीवर में पचता है। और लीवर में क्यों पचता है, क्योंकि लीवर से क्या निकलता है, लीवर से निकलता है पित्त रस, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बाइल जूस। पढ़े होंगे आप लोग,
लीवर क्या करता है, लीवर जो होता है वो बाइल जूस क्या करता है, सिक्रीट करता है, जो हमारे द्वारा खाए गए फैट के मॉलिक्यूल्स को खंड खंड में तोड़ करके उसको पचाने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो मांस मछली या नॉनवेज ज्यादा खाता है उसको लीवर क्या मजबूत रखना चाहिए। आई बात समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों होगा, देखो ध्यान से, ये तो सही है हमारा कि मानव जो के शरीर में जो लीवर होता है वो वसा के पाचन करता है, सही बात है। सेकेंड कहता है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यकृत जो होता है दो नहीं बल्कि एक ही वसा पाचक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। ठीक है, तो ए सही होगा और क्या होगा हमारा आर जो होगा वो गलत होगा। बीपीएससी भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे, है ना। चलो अब देखो, जितना भी आप लोग टेस्ट जहां भी जिस भी कोचिंग में दिए हुए हो, ठीक है, कुछ कोचिंग को छोड़ करके उन सारे कोचिंग वालों ने पुराना धरा पे क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। इधर बीपीएससी चेयरमैन क्या बोल दिया कि भाई हम 50% क्वेश्चन पूछेंगे, किस हिसाब से, यूपीएससी के हिसाब से, है ना। तो आप लोग थोड़ा मेंटली तैयार हो जाइएगा। 160 में आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चा नहीं देता है। देखिएगा, एक किडना हो गया, शाही हो गया, कंगारू हो गया, भेल हो गया, ये सब स्तनधारी जीव ही हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा जीव है कि जो क्या करता है, बच्चा देता है, अंडा नहीं देता है। ठीक है, तो जो अंडा देता है बच्चा नहीं देता है। तो देखिए इसमें एक किडना जो होता है ना, वो एक किडना क्या करता है, सीधा अंडा देता है, वो बच्चा पैदा नहीं करता है। जबकि कंगारू हो गया, शाही हो गया, भेल हो गया, आदमी हो गया, गधा हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब स्तनधारी है, ये क्या करता है, सीधा बच्चा पैदा करता है। ठीक है, एक किडना इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 116 में आ जाओ, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में क्या मिलता है, मदद मिलता है। बताइए जी, तालाब में हम लोग क्या छोड़ते हैं कि जो मच्छर का लार्वा खत्म हो जाता है। ठीक है, गेम्बुसिया मछली, गेम्बुसिया फिश। देखिए देखो इसको ये काम कैसे करता है, ये हमारा तालाब हो गया। अब देखिएगा कि जहां गंदगी होता है तालाब में, ऊपर में छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा का लग जाता है, वास्तव में ये क्या होता है, यही होता है हमारा क्या, लार्वा होता है, मच्छर का लार्वा होता है। अब इस लार्वा का प्रजनन इतना ज्यादा अधिक होता है कि मतलब असंख्य संख्या में क्या करता है, ये बच्चा को जन्म देता है। मतलब अगर इसको नहीं कंट्रोल किया जाए ना, तो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को खत्म कर देगा और पूरे समाज में मलेरिया को बैठा देगा। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, गेम्बुसिया नामक एक मछली पाई जाती है ना। ये मछली सबसे पहले पाया गया था क्यूबा नामक एक देश में, है ना। कहाँ पाया गया था, क्यूबा में। क्यूबा से मछली को इंडिया में ला करके क्या किया गया था, चूंकि इसको रिसर्च किया गया था, ये मछली को क्या करता है, इसमें डाल दिया जाता है। ये मछली का एक काम होता है क्या, कि जो लार्वा होता है ना, मच्छर माने ये लार्वा, इस लार्वा को क्या करता है, चाट चाट के खा जाता है। क्या करता है, चाट के खा जाता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो गेम्बुसिया मछली है, ये प्रजनन जब करती है ना, तो इससे जो बच्चा पैदा होता है, छोटका मछली पैदा होता है, तो जब ये 2 सेंटीमीटर होते हैं, जब ये 2 से 4 मिलीमीटर का छोटका छोटका होता है ना, तो ये आराम से इसको भोजन को भक्षण करना शुरू कर देता है। तो ये जो गेम्बुसिया मछली होती है, न केवल मच्छर के लार्वा को खाता है, बल्कि इस तालाब में जो गंदगी सड़े गले मांस होते हैं या पत्तियां वही होती हैं, उसको भी खा करके हमारे जैसे आदमी को क्या करता है, ये मलेरिया होने से बचाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा गेम्बुसिया मछली। ठीक है, चलो ये क्या करता है, मच्छर के लार्वा को खाता है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है कि तालाबों, हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक कॉपी नहीं है। कॉपी मतलब क्या होता है, वही बंदर टाइप का। तो देखिएगा कि गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, और ये लंगूर और ओरेंग, क्या लिखा है, ओरेंग उटैन, ये क्या है। देखिएगा इसमें जो लंगूर होता है ना, वो बानर मूल का होता है। लंगूर जो है वो लंगूर किस मूल का है, बानर मूल का होता है, बानर मूल। अब बानर मूल का मतलब क्या होता है, देखिएगा कि किसी किसी के मुंह पे ना, यहाँ पे बंदर जो होता है, देखिएगा बंदरवा सबको क्या होता है, मुंह पर बाल होता है ना, बाल होता है। दूसरी बात क्या होता है, उसका जो पूंछ होता है, पूंछ लंबा में क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। यही अंतर होता है इस कपी में, ये बांदर में। और कपी जो होता है, कपी का भी मतलब बंदर होता है, परंतु क्या होता है, उसकी पूंछ छोटी होती है और मुंह क्या होता है, मुंह थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा होता है। इसका मुंह लंबा होगा, इसका मुंह क्या होगा, चौड़ा होता है। यही अंतर होता है। तो हमारे पास में जो लंगूर महाराज जो आजकल मंदिर में नहीं मिलता है, वो लंगूर क्या है, वानर प्रजाति का है, वो कपी का नहीं है। बाकी गिब्बन, गोरिल्ला, ओरेंगुटन, ये सब किस मूल का होता है, ये सब कपी मूल का होता है। तो घेर के तीनों में लिख लीजिएगा, बाकी सब क्या है, कपी मूल का है। 163 में आ जाओ, आनुवांशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। एक महिला वर्णांध है, यानी उसको क्या है, सामने दिखाई नहीं देता है वंटी जी को। अब क्या है कि ऊपर उसका पति वर्णांध, लेकिन उसका पति आंख से ठीक है। कहता है कि इनके एक पुत्र और एक पुत्री हैं, इनको एक बेटा है, एक बेटी है। तो कह रहा है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होने की संभावना है। दोनों संतान वर्णांध होंगे, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध, पुत्री वर्णांध है किंतु पुत्र वर्णांध नहीं होंगे। दोनों संतान वर्णांध नहीं है, पुत्र वर्णांध है किंतु पुत्री वर्णांध नहीं है। अब जरा बताओ कि यदि हमारे माता या पिता में से कोई एक, जैसे माता अगर हमारी क्या होती, माता हमारी वर्णांध होती, तो हमारे आने वाले वंश में हमारे भाई बहन में से
कौन वर्णांध होता? कौन सा हो गया? एक्स और वाई। ये किसका क्रोमोजोम हो गया, मेल का कि फीमेल का? ये मेल का क्रोमोजोम हो गया, समझिए ध्यान से। और ये एक्स और क्या हो गया, एक्स किसका हो गया, यही ना होता है, ये हो गया फीमेल का। अब इसको एक बेटा या बेटी है, यही ना फर्क होता है। अब देखिएगा इसको क्या होगा, या तो एक बेटा होगा यानी एक्स वाई होगा, यही ना हो सकता है, या क्या होगा, या एक्स एक्स होगा, या बेटी होगा। ठीक है, अब देखो, अब हमारे सवाल में ये कह रहा है कि हमारी माता क्या है, माता वर्णांध है, पापा नहीं। तो माता मतलब यहाँ वर्णांध होंगी, यानी वर्णांध का कोई भी सिम्टम्स दे दो, यहाँ पर क, यहाँ पर क दे दो। ठीक है, यानी जहां जहां आपको एक्स होगा वहां वहां क्या होगा, ये जैसे कि अगर मान चलो कि दोनों ये अगर आएगा तो जहां जहां एक्स वहां क्या होगा, वो भी आ जाएगा ये क। अब यहाँ देखो, ये जो एक्स एक्स किसी में आया, ये फीमेल में आया, तो फीमेल जो होती है ना, ये जो दोनों चीजें हैं इसको क्रॉस करके इसको ठीक बना देती है। इसमें जीन रहेगा वर्णांधता का, लेकिन ये वर्णांध नहीं होंगी। लेकिन देखे हैं कि ये पुत्र तो बिल्कुल सही है एक्स वाई, ये भी तो मेल, ये भी मेल का क्रोमोसोम है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ एक मेल में ना उनकी माता का सिम्टम्स यहाँ दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इस प्रकार के केस में जो हमारा पुत्र महाराज होंगे या हम होंगे, वो हम क्या होंगे, वर्णांध होंगे, हमारी बहन वर्णांध नहीं होंगी। लेकिन हमारी बहन का जो बाल बच्चा होगा उसमें से हो सकता है कि हमारा जो भगना होगा वो वर्णांध होगा। हमेशा क्या होगा, वर्णांधता में यदि मम्मी हमारी वर्णांध है तो कौन होगा, बेटा वर्णांध होगा, लेकिन उसको वाहक करने वाली कौन होगी, हमारी बहन होगी। ध्यान रखिएगा, सीधी सी बात है। अगर हीमोफीलिया है किसी को, तो हीमोफीलिया होगा तो किसको होगा, बेटी को होगा, बेटा को नहीं होता। यही दो अंतर होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। आई बात समझ में? समझिए डॉक्टर पूजा, क्या होगा इसमें, पुत्र महाराज क्या होंगे, वर्णांध होंगे, मतलब शाम को उसको दिखाई नहीं देगा, और क्या होगा बाकी इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, बुझा गया। 64 में आ जाओ। निम्नलिखित भारत वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बुल्लुक यानी फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? यानी हमारे जंगलों में, भारतीय जंगलों में ना उड़ने वाला एक लोमड़ी पाया जाता है। तो उड़ने वाला लोमड़ी जो होता है वो किस मूल का होगा? देखिएगा, लोमड़ी और चमगादड़ का ना आकृति लगभग सेम होता है। तो लोमड़ी जो होता है, उड़ने वाला लोमड़ी, वो चमगादड़ मूल का होता है। ठीक है, 165 में आ जाओ। जीवों के विकास के संदर्भ में, आज आवाज में दिक्कत नहीं हो रहा है जी ऑनलाइन? ठीक है, आवाज आ रहा है बढ़िया से? देखो, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, यहां पर देखो, रुचिला, सालामैंडोर, अजगर और कंगारू, है ना। अब बताओ कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन क्या है, कौन सही है? अब आप लोग अगर छठा क्लास का एनसीईआरटी पढ़े होंगे, है ना, 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़े होंगे विज्ञान वाला, उसमें एक चैप्टर है जीवों का विकास। यानी जब हमारे ब्रह्मांड में जीव का विकास हुआ तो सबसे पहले कौन आया, स्तनधारी आया कि रेंगने वाला है? कुछ पढ़े होंगे ना, याद आ रहा है कुछ वैसा? ये लूसेंट में भी दिया हुआ है। तो वही हमसे क्या पढ़ता है, पूछ लेता है। देखिएगा कि जब हमारे यहाँ जीवों का विकास होता है ना, तो सबसे पहले हमारे यहाँ उभयचर आए थे, यानी ऐसे जीव का निर्माण हुआ था जैसे कि डायनासोर, जो पानी में भी रहता था और जो कहाँ रहता था, हवा में भी उड़ सकता था और जो जमीन पे रह सकता था। तो सबसे पहले आज से जब हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था तो 350 मिलियन वर्ष पूर्व सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास में 350 मिलियन वर्ष पूर्व क्या होता है, हमारे यहाँ उभयचर आता है। जैसे कि डायनासोर हो गया, देखते हो हवा में उड़ता था, पानी में रहता था और जमीन पे भी तैरता था। ठीक है, उभयचर होने के बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, उभयचर क्या हो गया, उभयचर एक समय के बाद में समाप्त हो गया। तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले हमारी धरती पर क्या आया, रेंगने वाले जीव आए, जैसे सांप, जैसे केचुआ, या जो भी रेंगते हैं उन सब का। ठीक है, उसके बाद में 200 मिलियन वर्ष पूर्व क्या आता है, तब हमारे यहाँ कौन सा आता है, स्तनपायी आता है। भगवान को पता था कि डायनासोर रहेगा तो क्या करेगा, सांपों को खा जाएगा, आदमी को भी खा जाएगा। तो भगवान ने क्या किया, उभयचर को खत्म करवा दिया, फिर रेंगने वाले सांप को लाया, तब इसको आया। ये सीरीज था। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। अब आप इसमें से पकड़िए। तो देखो, पहला जो होता है ऑक्टोपस है, डॉल्फिन है, शार्क है। ये तीनों कौन सा है, तीनों तो जलीय जीव है ना। इसमें सीरीज कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा। सीरीज वहां बनेगा जब हमको उभयचर दिखाई दे, रेंगने वाला जीव दिखाई दे और स्तनपायी दिखाई दे। तो देखिएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, सालामैंडोर, अजगर और कंगारू। तो ये आपका आंसर होगा। आंसर क्यों होगा, क्योंकि सालामैंडोर जो होता है वो उभयचर है, ये डायनासोर के बाद आया था, ये भी बहुत खतरनाक था, है ना। 4 गो पैर होता था इसको, ये पेड़ पौधा आदमी का सबको खाता था वो। सालामैंडोर के बाद में कौन सा जीव दिया हो गया, अजगर, अजगर देखने वाले है ना, वो आया। एक तो क्या है, कंगारू, कंगारू के स्तनपायी भी ना पता है, कंगारू क्या करता है, बच्चा देता है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 65 का सी। 66 में आ जाओ, पांडा महाराज उसी कुल का है जिस कुल का पांडा देखे होंगे, है ना। पांडा किस कुल का है? तो पांडा भालू कुल का होता है, भालू जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भालू। आसान सा प्रश्न है। डुडोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है क्या है? डुडोंग आखिर क्या है बताओ? डुडोंग देखे हैं तो आप लोग? मन्नार है ना। तो बे ऑफ मन्नार कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो भारत में एकमात्र डुडोंग अभयारण्य जो है वो कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में, या गल्फ ऑफ मन्नार हम लोग कह लेते हैं, ठीक है। पाक स्टेट जो होता है ना, वो दो जो स्थलीय भाग होता है उसको जोड़ने को बोलते हैं पाक स्टेट। पाक स्टेट का नाम होता है ज्योग्राफी में, यही डुडोंग। अब देखो डुडोंग का मतलब क्या होता है? डुडोंग का मतलब होता है समुद्री गाय, है ना, समुद्री गाय, ठीक है। देखिएगा ये कैसा होगा, देख लो यहाँ पर मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, बना के दिखा देते हैं। ये इसका मुंह हो गया, जैसे गाय का मुंह होता है ना, वैसे इसका क्या होगा? वैसे इसका मुंह होता है, ठीक है, बड़ा सा होगा ये। उसके बाद में कछुआ जैसा इसका क्या होगा? धड़ होता है ऐसा। और इसका पैर जो होता है ना, 4 पैर, बल्कि इसको फिन्स होता है। क्या होता है बाबू? फिन्स होता है। ये 2 ठो फिन्स आगे होगा और 2 ठो फिन्स कहाँ होता है? पीछे होगा, ठीक है। यही डुडोंग है, गाय जैसा होगा, और ये पानी में तैरती रहती है। अब कहता है कि ये वही डुडोंग के बारे में पूछा गया होगा कि ये क्या है। देखिएगा डुडोंग जो होता है ये स्तनधारी जीव है। स्तनधारी का मतलब ये होता है मैमल है, यानी ये बच्चे को क्या करेगी? बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को क्या करती है? दूध पिलाती है। और ये जो समुद्री गाय होता है, एक और कुछ आगे मिलेगा हमको इसमें, ये शाकाहारी होता है। यानी क्या होता है? ये यहाँ पर पाए जाने वाले शैवाल होते हैं, प्लैंक्टन्स होते हैं, या जो समुद्री घास हुआ करती हैं, उन घास को डुडोंग महाराज क्या करते हैं? खाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि डुडोंग जो होता है वो विलोपन के कगार पर। डुडोंग क्या है? डुडोंग महाराज क्या है? उभयचर, उभय बोलते, क्या नाम है? स्तनपायी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे को क्या करती है? जन्म देती है। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है 168 में कि मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्विन जैसी औषधियां, मलेरिया की बीपीसी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा मलेरिया को कंट्रोल करता है? तो क्लोरोक्विन है, ठीक है। कहता है कि मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्विन जैसी औषधियों के प्रति व्यापक प्रतिरोधक क्षमता पनपने के कारण मलेरिया से लड़ने के लिए मलेरिया वैक्सीन विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने में क्या कठिनाई है? देखो क्या कह रहा है। कहता है कि इसको समझो, बड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन का टेप टाप दे दिया, आसान समझाते हैं। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि वैज्ञानिक के द्वारा जो मलेरिया का वैक्सीन बनाया जा रहा है, आज तक उसका इलाज नहीं हो पाया है, ना टीका बनाने दवा बना है। वैज्ञानिक मलेरिया का जो दवा बनाते हैं ना, वो दवा जब रिसर्च किया जाता है आदमी के शरीर में घुसा करके या दवा करके ना, तो वो अप्रभावकारी होता है। तो इसको जो इतना हम लोग डेवलप कर गए हैं, चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, लेकिन हम आज तक मलेरिया का दवा नहीं बना पाए। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि मलेरिया का दवा हम लोग क्यों नहीं बना पाए हैं, क्या ऐसा कारण होता है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा, देखिएगा इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा हमारा बी क्यों होगा? देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले समझो, मलेरिया जो होता है, मलेरिया किससे होता है? जीवाणु से कि वायरस से? ये विषाणु से। एक आदमी कह रहा है जीवाणु से होता है, वैसे होता है। किससे होता है? परवीन मलेरिया होता है, वो होता है प्रोटोजुआ। अब जरा बताओ, इतना आसान प्रश्न याद नहीं है, अब बीपीसी कहीं पूछ लिया तब। देखिए ये जो प्रोटोजुआ होता है ना, ये प्रोटोजुआ वास्तव में क्या होता है? परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी होता है। और हमारे पूरे जितने भी जीव जंतु के कैटेगरी हैं, लगभग 35,000 ज्यादा हमारे पास जीव जंतु है, ये जो प्रोटोजुआ महाराज होता है ना, ये प्रोटोजुआ महाराज जो होता है, इसका जीवन चक्र बहुत ज्यादा क्लिष्ट है। इसका जो क्या होता है, इसका जो जीवन चक्र होता है, जीवन चक्र बहुत क्या है, उसको क्लिष्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पेचीदा है ना, लिख लो, पेचीदा है, पेचीदा है। पेचीदा का मतलब ये होता है, समझिए ध्यान से, कि ये प्रोटोजुआ अपने स्वभाव को कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, किस अनुसार बदलेगा, ये पता ही नहीं चलता है। ये हमारे फूफा जी हो गए प्रोटोजुआ, कब मुंह फुलाएंगे नहीं पता, कब खुश रहेंगे नहीं पता होता है। तो वैज्ञानिक जब तक किसी जीव का, भाई प्रोटोजुआ से मलेरिया होता है, तो जब तक हमारे प्रोटोजुआ का जो फंक्शन होता है कि भाई ये क्यों ज्यादा बदलता है, क्यों चेंज होता है, तो जब तक इसके जीवन चक्र को नहीं समझेगा वैज्ञानिक, तब तक कोई बढ़िया टीका बना पाएगा नहीं बना पाएगा, सिंपल सी बात है। और प्रोटोजुआ के जीवन चक्र को समझने का मतलब ये होता है कि प्रोटोजुआ स्थिर रहेगा तब ना। इसको तो भगवान बोले कि तुम अस्थिर रहो, तुम्हारा मन हमेशा घूमता फिरता रहेगा, तुम व्याकुल रहोगे।
तो यही कारण है कि कोई भी अभी तक वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, फ्रांस के, ब्रिटेन के, यूएसए के, भारत के, रसिया के, इसके टीका को रिलेट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया है? क्योंकि ये प्राकृतिक संक्रमण के समय मनुष्य मलेरिया के लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं करता है। यानी अगर हम इंजेक्ट कर भी देते हैं ना, हमको मलेरिया हो रखा हुआ है, हम उसका टीका लगाते भी है ना, तो हमारे भीतर जो इसका लार्वा चल रहा है या जो उसका फंक्शन है प्रोटोजुआ का, वो एक नई बीमारी पैदा कर देगा हमारे भीतर में। क्योंकि प्रोटोजुआ का सिम्टम्स ऐसा क्या है, इसका जीवन चक्र भी काफी ज्यादा पेचीदा होता है। ठीक है, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन, इसका समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखो, निम्न कथन पर विचार करना है तो विचार करो। हेपेटाइटिस बी HIV की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है ना? हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न कर सकता है। दोनों में क्या सही है बताओ? देखिएगा, हेपेटाइटिस बी जिसको हो जाता है ना, उसको लीवर का बड़ा दिक्कत है, लीवर हमेशा गड़बड़ हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी का इलाज तो है, हेपेटाइटिस उसका एक सिम्टम होता है, हेपेटाइटिस होता है 2-3 प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं HB HC। तो HB का तो टीका बन गया हुआ है, HC का टीका अभी क्या है, नहीं बन पाया है। तो ये जो हेपेटाइटिस बी यदि हमको हो जाएगा तो हमारा लीवर का काम फंक्शन करना बंद हो जाएगा और हमको लीवर में कैंसर हो जाएगा। जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनको अधिकांशतः लीवर की समस्या होती है, खान पान है, उठना सोना है, इनका दिक्कत होता ही है। तो वही कहता है कि जो हेपेटाइटिस बी जो होता है HIV की तुलना में कई गुना अधिक संक्रामक है। सही बात है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाए और किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी हो जाए ना, तो एड्स क्या करता है, एड्स का सिम्टम्स ये होता है ना कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स होता है तो वो आपके शरीर के भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है। ये नहीं करता है, यानी रोग के प्रति हमको सुविधा बना देता है। परंतु यदि तुमको हेपेटाइटिस बी हो गया तो ये सीधा कहां प्रभाव करता है, लीवर पर। और जब तक आपका लीवर काम करता है तभी तक आप जिंदा है। लीवर जैसे जहां काम करना बंद किया, आप क्या होगा, डायलिसिस में चल जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन एड्स से लीवर खराब नहीं होता है। तो वैज्ञानिक ने साइंस रिपोर्टर में एक प्रकाशित हुआ था रिपोर्ट कि हेपेटाइटिस बी जो होता है वो एड्स से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। एक मासिक पत्रिका आता है ना, साइंस रिपोर्ट 50 रुपए का देता है, पर आप लोग नहीं पढ़ते होंगे उसको। तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। सेकंड कहता है कि हेपेटाइटिस बी यकृत कैंसर उत्पन्न करता है। सही बात है। इससे क्या होता है, लीवर का हमारा कैंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है? प्रीति, नैना, रवि रंजन, रुचिला। अरे रुचिला कैसा नाम है, नाम क्या है ये, रुचुलू। चलो ठीक है। बाजार में बिकने वाला जो एस्पार्टम होता है, कृत्रिम मधुरक होता है, यह एमिनो अम्लों से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है बताइए? एस्पार्टम का नाम सुने हैं? क्या होता है? हाँ देखिएगा, एस्पार्टम जो होता है वो चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है। तनका से रखिएगा तो पूरा मीठा मीठा हो जाएगा। आजकल जो मिठाई दुकानदार होता है ना, इसी का यूज करता है, चीनी खरीद में नहीं करता है। दवा केमिकल होता है ना, बड़ा से खरीद के। क्यों लोग कहता है कि किसी अच्छे दुकानदार से यहाँ मिठाई खाना चाहिए? इसी कारण से। जो चीनी का मिठाई होता है वो ज्यादा मीठा नहीं होगा, उसमें मिठास होता है। 2 वर्ड होता है, मीठा और मिठास, है ना, मीठा और मिठास। तो मिठास जो होता है ये आपको शुगर से होता है और मीठा जो होता है ये आपको एस्पार्टम से होता है, जिसके विषय में भी ये पूछा गया होगा। ठीक है। ये एस्पार्टम कह रहा है कि हमारे यहाँ कि बाजार में जो बिकने वाला एस्पार्टम या कृत्रिम मधुरक है वह एमिनो अम्ल से बनता है, केमिकल से बनता है। सही बात है। कहता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। कैलोरी मतलब क्या होता है, एनर्जी। खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा। ठीक है। अच्छा, मुस्कान सी होगा और ये बोल रहा है सी होगा। कह रहा है कि फिर भी भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल का क्या कारण है? कह रहा है कि मधुरक जो होता है एस्पार्टम वो ऑलरेडी मीठा तो होता है, लेकिन फिर भी भोजन बनाने में, जैसे मिठाई बनता हो या भोज भात कहीं ध्यान में बनता हो ना, हम लोग एस्पार्टम का यूज करते हैं, चीनी का यूज करते हैं। तो क्यों यूज करते हैं? देखो ठीक है कि एस्पार्टम में चीनी से ज्यादा कितना, लगभग 200 गुना ज्यादा क्या होता है, मिठास होता है। परंतु इस एस्पार्टम में क्या होता है, कैलोरी की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसी कैलोरी की कम मात्रा के कारण क्या होता है, एस्पार्टम का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका यूज, चीनी का यूज होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी में क्या कहता है, समझो ध्यान से। राहुल वीडियो को बंद कर लीजिए, बड़ा सुंदर चेहरा आपका है ना, बंद कर लो, सुनो लेक्चर को। क्या कह रहा है कि एस्पार्टम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है और थोड़े से एस्पार्टम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम भोज में खीर बनता है या हलवा बनता है भोज में, और यदि हम उसमें एस्पार्टम का यूज कर देंगे ना, तो एस्पार्टम का यूज करेंगे तो हमको एनर्जी मिलेगा नहीं कि हम खाएंगे। दूसरी बात क्या होता है कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद में ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का मतलब क्या होता है, इसमें आपको क्या, इसमें फफूंदी पड़ना शुरू हो जाए, खराब होना शुरू हो, तुरंत में खराब शुरू हो जाएगा। जैसे कल रात को शरद पूर्णिमा था ना, तो देखिएगा कि कुछ लोग रात में खीर बना करके आसमान में छत पे रखे होंगे और कहा जाता है कि उसमें अमृत वर्षा होता है, फिर सुबह लोग खाते हैं उसको अमृत को,
तो वास्तव में क्या होता है कि वो खराब नहीं होगा। अगर वो उसमें चीनी लगा हुआ है, अगर उसी में हम एस्पार्टम रखे हुए होते तो पूरा पूरा 2 घंटे में ही खीर खराब हो जाता। ठीक है मुस्कान, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? कहता है कि अभी विज्ञान इतना डेवलप हो गया है कि वैज्ञानिक हमारे गुणसूत्र में या डीएनए में भी परिवर्तन कर सकता है। इतना केवल तो है ना विज्ञान हमारा। तो अब पूछता है, ये आयोग पूछ रहा है कि इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है ना। पहला कहता है कि उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है। ठीक है, सही की गलत? देखो कि वैज्ञानिक अगर किसी के डीएनए को, कैसे कोई मरा हुआ जला हुआ लाश रहता है तो बोलता है ना कि लेडी का है या फीमेल मेल का है, बता देता है ना, फंक्शन होता होगा। उसी प्रकार से डीएनए पे रिसर्च करके वैज्ञानिक यह बता सकता है कि कोई भी पशु, जैसे मान लो भैंसी है ना, ये भैंसी मुर्रा नस्ल का है कि तोरा नस्ल का है कि ओडी नस्ल का है कि किस नस्ल का, वो बता सकता है। तो ये सही कथन है डीएनए का रिसर्च करके। सेकेंड कहता है कि उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। अब जरा दिमाग लगाओ कि क्या विज्ञान इतना डेवलप कर गया है कि डीएनए का रिसर्च करके या गुणसूत्र का पता करके वो पूरा बीमारी का पता कर लेगा? अगर पूरा बीमारी का पता कर सकता तो हमारे इतना लोग मरता बीमारी से नहीं मरता। ये तो कथन गलत हो जाएगा। तो 2 गलत है, 2 जहां जहां गलत होगा वहां काट दीजिए। बाकी आंसर कौन बचेगा? मेरे पास में बचेगा 1 और 3, यही आंसर हो जाएगा। कई बार ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, अगर एक भी आपको समझ आएगा, डेवलप समझ में आ जाएगा ना, आप उसको सही कर लीजिएगा। और सी कहता है कि उनकी मदद से पशुओं को रोग सह नस्लें किया। सही बात है। अगर हम किसी के डीएनए या गुणसूत्र में परिवर्तन करते हैं तो उस डीएनए गुणसूत्र परिवर्तन करके हम रोगों में, पशुओं में रोगों से लड़ने वाले एक नई प्रजाति का निर्माण कर सकते हैं जो रोग से लड़ते हो। जैसे जीएम फसल कैसे हम लोग यूज करते हैं, उसी प्रकार से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 3। ठीक है आकाश, 174 में 72 में आ जाइए। कहता है कि आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय है? ठीक है, आप लोग एक तेल खाए होंगे सफोला। सफोला खाए हैं ना जी? सफोला क्या दिखता है कि सफोला में फैट नहीं है, कि यह तेल क्या है, बढ़िया, आप इसको खाइए। या जितने भी तेलीय पदार्थ होता है, जैसे कि फॉर्चून हो गया, धारा हो गया, सलोनी हो गया, स्कूटर हो गया। सलोनी तेल कंपनी का नाम है, उसमें लिखा रहता है कि 0% फैट है ना। तो कोई कंपनी यदि लिखता है कि हमारा प्रोडक्ट में 0% फैट है या फैट बहुत कम है, इसका मतलब क्या हुआ वही आपसे पूछ रहा है। देखो तो पहला कह रहा है कि कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं। ये सही बात है। अगर किसी में फैट कम है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका निर्माण हाइड्रोजनीकृत के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं बन पाएगा वो। ये केमिकल केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे आप लोग, ये सही होगा। सेकेंड कहता है कि कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते। बताओ कि कोई भी कंपनी का हम जो आहार खाते हैं, अब मतलब खाना खाते हैं, मूंज खा लिए, मूंज के साथ में, उसमें यह कहता है कि कोई भी आहार पशु के वसा और पशु के तेल से नहीं बनता है। अरे अधिकांश फैट जो हम खाते हैं वो किससे बनता है? पशु के फैट से बनता है ना। अभी तिरुपति का आप लोग लड्डू खाते हैं, सुंदर लगता है खाने में, स्वादिष्ट लगता है, वो तो फैट से बना हुआ है। और वो भाई ये गाय के फैट से बना हुआ है। विज्ञान बोला है ना। अभी बारी किसका है? हनुमान जी के महावीर मंदिर का है, बड़ा अच्छा टेस्टी लड्डू लगता है, फैट से टेस्ट बढ़ता है। ये गलत कथन है। ठीक है, सेकेंड वाला। थर्ड कहता है कि कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाता। सही बात है। जो मतलब बिना फैट रहित वाला तेल होगा ना, वो हमारे हृदय के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। ये प्रचार में देखा भी होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें केवल कथन 2 गलत है, बाकी 1 और 3 क्या है? सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 172 का सी। एक और बताओ, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। सही बात है। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग ए बी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इतना भाषा देके आपको भारी कर दिया है। बताओ तो स्तुति, इसका क्या आंसर होगा? कि एक दंपति है, उसका क्या है? एगो का ब्लड ग्रुप ए बी है, एगो का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ निगेटिव है, मतलब पति पत्नी में किसी का होगा। वो बच्चा को क्या करता है? गोद लेता है। और कुछ समय बाद में क्या होता है? उसको जुड़वा बच्चा पैदा होता है। लिखा है ना। हाँ, कुछ समय बाद में उसको जुड़वा बच्चा पैदा होता है। अब कहता है कि तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए बेटे का वर्ग, ये ब्लड ग्रुप क्या होगा? जरा बताओ क्या होगा इसका आंसर। कविता श्रीवास्तव कह रही है कि जानकारी नहीं है इसलिए नहीं बता सकते हैं। रे भाई बहुत सब आसान प्रश्न है। क्या होगा? बहुत आसान प्रश्न है, फंसा दिया है भाषा में, आपको समझ में आया? देखो आसान प्रश्न कैसे है। यहाँ पर देखो, ये हो गए पापा, ये हो गए मम्मी, यही है। अब पापा मम्मी से किसी को मान लो इसका ब्लड ग्रुप क्या है? पापा का ए भी दिया हुआ है ना।
हाँ ये भी दिया हुआ है। अब मम्मी का कितना है, ओ माँ ओ है, या मान लो कि पापा का क्या है, ओ है, मम्मी का क्या है, ए भी है, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताओ, अब इन दोनों का जो बच्चा पैदा होगा माता पिता का, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे है ना, कि मतलब रक्त वर्ग समूह और उत्पादित बच्चे का समूह, संभावित और असमय बच्चे का। तो यदि किसी माता पिता में से किसी एक बच्चे का मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और ए भी है, तो बच्चा का ब्लड ग्रुप क्या होगा जरा बताओ, या तो ए होगा या बी होगा, यही ना दो को बनेगा, इसे तो नहीं बन सकता है, नहीं मालूम है ना। अगर माता पिता में से किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो या ओ हो, तो संभावित बच्चों का रक्त वर्ग क्या होगा, या तो ए होगा या बी होगा, यही ना होगा। अब देखो तो इसमें क्या कहता है कि इसके 3 पुत्र हैं, 3 पुत्रों में ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है, दूसरे का ओ पॉजिटिव है। तो अब जो इनका जैविक बेटा है, जो इसके मतलब जैविक प्रोसेस से हुआ है, उसमें से एक बेटा का हो गया ए पॉजिटिव, एक बेटा का हो गया क्या बी पॉजिटिव। तो गोद लिए गए बेटे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, गोद वाले बेटे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखो यहाँ ध्यान से, गोद वाले बेटे का क्या होगा, ओ होगा। ओ क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है ना लास्ट वाले सेंटेंस में कि तीनों पुत्रों में से एक का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, दूसरे का कितना है ओ पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ओ हो गया, यही ना बचेगा, सीधी सी बात है। कितना सारा प्रश्न है, समझी कविता, बोलती हो कि नहीं है, मैं ऐसे थोड़े होता है, सब फॉर्मूला पर बनता है, सीधी बात है। देखो 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम है क्या राम और एक व्यक्ति का नाम क्या है सीता, ठीक है। राम सीता जी का शादी हुआ, ठीक। अब इनसे 2 जुड़ा बच्चा पैदा हुआ, लव और कुश, ठीक है। राम जी का ब्लड ग्रुप है ओ पॉजिटिव या सीता जी का है ए बी। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना बायोलॉजी में कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो या ए बी हो ना, तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा या तो उनका ब्लड ग्रुप ए होगा या क्या होगा बी होगा। तो जो लवकुश होगा, लवकुश का ब्लड ग्रुप क्या हो गया, उसमें से एक भाई का होगा ए, एक भाई का क्या होगा बी होगा। ये तो समझ में आ गया। अब कहता है कि राम जी सीता जी को बच्चा पहले से गोद लिया हुआ है ना, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो हमारे यहाँ देखो लास्ट में सेंटेंस कह रहा है कि तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव, दूसरे का बी पॉजिटिव और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो लवकुश का तो ये भी हो ही गया ना, तो एक को जो गोद लिया बचा तो वही ना ओ को फुलफिल करेगा। ये तो रीजनिंग हो गया, क्वेश्चन थोड़े रीजनिंग समझ लो इसको, आएगा समझ में। तो राम जी सीता जिसको गोद लिए है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा। बुझाया कि नहीं बुझाया, आसान है, बोलो रुचि, समझ में आया। अच्छा ठीक है, समझ गई। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। 74 में आ जाओ। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकारक रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकारक रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक होते हैं। सही बात है, हाँ ए होगा ओ होगा। 74 कहता है कि हमको डॉक्टर बोलता है ना कि भाई तुम लोग क्या सब फल फूल खाओ, सेब खाओ, नारंगी खाओ, गाजर खाओ। क्यों खाओ, अरे तुम लोग बच्चे में काहे गुस्सा पड़ा हुआ है, गजब आदमी हो यार। देखो ये रीजनिंग है, समझो ध्यान से। राम हो गया, सीता हो गया, राम का ब्लड ग्रुप ए बी हो गया, सीता मैया का हो गया ओ बी, ठीक है। राम जी सीता जी को 3 गो पुत्र, ठीक है। पहला पुत्र क्या है, गोद लिया हुआ है। दूसरा पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या है ए है, तीसरा का क्या है बी है, ठीक है। ये आपको कह रहा है 3 गो पुत्र है। अब हमसे पूछता है कि गोद लिए गए पुत्र का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि अगर किसी माता पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए और ओ होगा, तो उसके संभावित बच्चों का क्या होगा ब्लड ग्रुप, या तो वो ए पॉजिटिव होगा या क्या होगा बी पॉजिटिव होगा। तो जो लवकुश होगा इसका तो चलो समझ में आ गया कि भाई इसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। अब इसका ओ कैसे होगा, यही ना आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि ओ आप कैसे बता रहे हैं। ये तो हम नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया हुआ, देखो कि तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। तो गोद लिए गए पुत्र का, तो देखो तो जैविक पुत्र का ए बी तो हो ही गया ना, और ए को ब्लड ग्रुप क्या बचता है ओ बचता है। तो गोद लिया बेटा तो उसका ओ नहीं होगा। अब तुमको रीजनिंग नहीं बुझाता तुम क्या करें बताओ। चलो आगे आ जाओ। हाँ, तो ताजा फल हम लोग खाते हैं, तो ताजा फल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों डॉक्टर बोलता है खाने के लिए, बताइए। इसमें क्या आंसर होगा, आसान सा प्रश्न है ये, जवाब तो इसका। देखो ताजा फल या कोई भी फल हम खाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये शरीर में उपापचय में उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ए नहीं होगा कविता, सी होगा। देखो हम जब फल खाते हैं, हम क्या फल खाते हैं, फल होता है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम फल खाते हैं तो हमारे अंदर जो एंटीबॉडी होता है उसका निर्माण होना शुरू हो जाता है। देखते हो ना कि जैसे सर्दी होता है तो हम क्या सेब खाते हैं तो हमको अच्छा फील होता है, गर्मी का मौसम जब आता है तो खजूर खाते हैं तो हमको अच्छा फील होता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है, आई बात समझ में। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फल को खाते हैं हमारे शरीर में क्या गया, एंटीबॉडी मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स गया,
वो हमारे शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म उसको बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म फंक्शन को मजबूत करता है। और वही मजबूती के कारण क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी रोग प्रतिरोधक जो अंदर में कीड़ा मकोड़ा है या एनर्जी है उसको क्या समाप्त करता है। सीधी सी बात समझ लीजिए। इसी को भाषा में यहाँ लिखा गया हुआ है कि ये हमारे भीतर में जाकर के उपापचय में उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाता है, यानी जो बीमारी होने वाला फंक्शन है तो उसको क्या निष्क्रिय करता है। सही है ना। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 174 का सी। अब बताओ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समूह पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी था। बहुत आसान प्रश्न है ये, 2012 में पूछा गया हुआ है कि पृथ्वी पर जितना जो हम लोग पानी देख रहे हैं, पेड़ पौधा देख रहे हैं, पृथ्वी के विकास मात्र 3 गैस से हुआ है। ये हर बच्चों को जानना चाहिए। बताओ जी रुचि, बताओ अपना अपना बताओ। कविता बोल रही है बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। और कोई आदमी बताओ। पूजा गुप्ता बोल रही है बी फॉर बॉम्बे, आकाश बोल रहा है बी फॉर बॉम्बे, मुस्कान बोल रहा है बी फॉर बॉम्बे। जंगल में एक प्रजाति होता है सियार, है ना, जहां वो सियार भूमो किया तो पूरा सियार भूम नहीं, तो देखता क्या बोल रहा है सब, एक बोला फिर सब भी बोल रहा है। देखिएगा ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं बायोलॉजी की किताब में, इसमें ज्योग्राफी में, कि ऑक्सीजन का निर्माण बाद में हुआ है। पृथ्वी का जब निर्माण हो गया उसके बाद निर्माण हुआ था। तो पृथ्वी के निर्माण में जो 3 तत्व है ना, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी CHN, यही 3 प्रकार का जो गैस है ना, या तत्व कह लीजिए, यही 3 प्रकार के गैस अथवा तत्व मिलकर के हमारे क्या किया है, हमारे ब्रह्मांड का या जीवन का क्या किया है, निर्माण किया है। बहुत आसान सा प्रश्न है, ठीक है। जिसके बच्चे ने भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा है आप लोग। 76 में आ जाओ। जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है, तो करिए विचार। पहला कहता है चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी। कहता है उपर्युक्त में से कौन परागणकारी है। देखिए परागणकारी का मतलब क्या होता है, जैसे देखिएगा कि एक यहाँ पर कोई फूल लगा हुआ है, क्या है, फूल लगा हुआ है, ठीक है, खेत है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जुता हुआ खेत है। कोई पक्षी यहाँ पर क्या करती है, बेचारी बैठती है ना। कोई पक्षी क्या हो गई, यहाँ पर बेचारी बैठी अपना, ठीक है, या क्या करती है, चोंच से इसको खाई, पक्षी के बीज को खाई, फूल को खाई, और उड़ते उड़ते गई, देखती है उड़ते उड़ते जाती है आसमान में कहीं कहीं, तो चोंच से बिया नीचे गिरता है, फिर ये क्या हो गया, आगे बढ़ गया। या एक पौधा के बीज को दूसरे पौधा में क्या करता है, ये पहुंचाता है। दिस इज प्रोसेस, परागण बोलते हैं हम लोग। ये दोनों प्रोसेस में ये पक्षी जो होता है महत्वपूर्ण होता है। तो कहता है कि इस तीनों में कौन काम करता है। देखिएगा चमगादड़ होता है ना, कभी इस पेड़ पर चढ़ता है, कभी उस पेड़ पर चढ़ता है, वो भी परागण करता है। मधुमक्खी देखती हो, कभी इस मिठाई पर कभी उस मिठाई पर रहता है, यानी कभी इस पौधा पर कभी इस पौधा पे, कभी सरसों के पत्ता पर मिल जाएगा आपको, कभी मधुमक्खी आपको ये आम के पेड़ पर भी मिल जाएगा, हर जगह मधुमक्खी मिलता है, लीची के पेड़ पर मधुमक्खी मिल जाएगा आपको। वो परागण करता है, ये भी करता है। और ये क्या है, पक्षी तो करवे करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों हो जाएगा, ठीक है। 77 में आ जाओ। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है। अब आविश का क्या मतलब होता है, देखिएगा कि हम जब कोठली में या किसी बक्से में अनाज रखते हैं ना, और यदि उसमें आर्द्रता बना हुआ है तो उस अनाज में क्या होता है, फफूंद नहीं लगा, दाना सा लग जाता है। या आप लोग कभी देखिएगा, आप लोग तो बैचलर हैं, आटा रखते होंगे फॉर्चून वाला आटा 5 kg वाला डब्बा में, अगर उसको ज्यादा आप यूज नहीं करते तो कुछ समय क्या होता है, उसमें काला कालापन आ जाता है, कीड़ा अपने आप लग जाता है, ठीक है। अब कहता है कि अनाज और तिलहनों के अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अब वो जो बनता है ना, अफ्लाटॉक्सिन जो बनता है, उसको हम लोग भोजन बना करके समाप्त नहीं कर सकते हैं। कहता है ये किसके द्वारा, अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होता है, तो सीधी बात है, फफूंद के द्वारा होता है। अब देखिएगा अफ्लाटॉक्सिन होता क्या है, जैसे आपके पास में गेहूं का दाना होता है ना, या चावल का दाना अगर हो गया, देखिएगा ऊपर में उजला उजला कुछ धागा धागा सा आ जाता है, तो उजला उजला जो फफूंद का धागा होता है ना, इसी को बोला जाता है अफ्लाटॉक्सिन। तो अफ्लाटॉक्सिन यदि आप खाइएगा, देखिएगा कि जब पुराने समय में जब बारात जाया करता था ना, तो शादी जब लड़की का विदा होता था, अब तो लड़की सुबह में विदा होती थी ना, अब तो रात में लेकर चल भाग जाता है सब। तो मरबा में क्या होता है कि सुबह में जब लड़की विदा होती थी तो मरबा पे 5 लोगों को खिलाया जाता था। ये रीति रिवाज संस्कृति थी वो जब शादी विवाह का। तो देखिएगा कि हंसी मजाक के व्यू से जो लड़की के मतलब मौसी हो गई या मम्मी हो गई या उनकी सहेलियां हो गई, वो जो 5 लोग मरबा पे खाना खाते थे ना, तो उन लोगों को यही अफ्लाटॉक्सिन वाला खाना खिलाते थे। यानी जिस अनाज में फफूंद लगा था ना, उसका वो रोटी बना करके खिलाती थी, या जिस चूड़ा में फफूंद लगा होता उसको वो चूड़ा दही के साथ में खिलाता था। तो जब ये 5 लोग खा करके जाते थे, बहुत नींद आता था उनको, खूब नींद आता था, पेट खराब हो जाता था उनका। ये मजाक का एक रीति था, कल्चर था वहां पे। तो देखिएगा कभी भी हम अफ्लाटॉक्सिन वाला यदि खाना खाएंगे ना, तो हमको चक्कर सा आना शुरू हो जाएगा, हमको बेहोशी फील होनी होगी, हमको उल्टी सा मन करेगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा। कभी आप रेस्टोरेंट में कभी देखिएगा बासी खाना खाकर देखिए, आपको अजीब सा मन नहीं घूमेगा। जैसे मछुआ टोली मुसल्लापुर में जो पनीर का सब्जी खाते हैं ना, वो पनीर 3 दिन पुराना रहता है,
अजीब सा खट्टा फील होगा आपको खाने के बाद में, फिर हमें उल्टी उल्टी होता है। बात समझ में आ गया? तो इसी को बोलते हैं अफलाटॉक्सिन। ये क्या होता है? ये होता है एक प्रकार का जहर होता है, ठीक है। चलिए, आप लोग कभी किए हैं जी? मरवा में खिलाए हो किसी को? चलो, मिथिलांचल में अभी भी खूब खिलाता है, सरा हुआ कद्दू का सब्जी खिला देगा, बाराती लोग मतलब मरवा में 5 लोग, सबको नहीं खिलाता है। चलो 78 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ावा देता है? बताइए। हमारे मिट्टी में बढ़ावा कौन देता है किसको? नाइट्रोजन को। तो पहला कहता है कि जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन अटपटा खिलाया जाता है। अब ताजा, अच्छा अब ताजा खिलाया जाता है। चलिए, अब 5 लोग समझ गया है। वो बायोलॉजी पढ़ा ना होगा जी कि नहीं हमको मरवा पे अफलातून वाला खाना खिलाएगा, तो चेक करता है पहले, है ना। कभी श्रीवास्तव जी मिथिलांचल में पूछता के देखो, तब पता चलेगा बसिया खिलाता है कि ताजा खिलाता है ना। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, हमारे मिट्टी में यूरिया कहाँ से आता है? देखिएगा, पहला कहता है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, यानी जंतु जो मल मूत्र का त्याग करते हैं, क्या उससे जमीन में यूरिया मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है? मिलता है, सही बात है। तो एक हमारा सही हो जाएगा। कहता है कि मनुष्य द्वारा कोयला को जलाने, मनुष्य यदि कोयला को जलाएगा तो क्या उसमें यूरिया नाइट्रोजन मिलेगा? मीथेन और सल्फर मिलेगा, वो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये गलत है। पनीर खाई हो तो पनीर खट्टा लगा होगा। दूसरा कहता है कि वनस्पति की मृत्यु, और जो वनस्पति नॉन से मरता है प्राकृतिक रूप से, वो भी नाइट्रोजन देता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 होता है, ठीक है। 179 में आ जाओ। निम्नलिखित बीमारी में से कौन सा टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति संचरित हो सकती है? यानी अगर हम टैटू बनवाते हैं ना, देखिएगा गांधी मैदान यहाँ स्टेशन के पास में ना गोलंबर जो है टैटू वाला बना रहता है। तो आजकल जितना भी उसको निब्बा निब्बी एक वर्ड होता है, निब्बा निब्बी का मतलब पता नहीं, कोई हमको बच्चा बताते हैं। निब्बा निब्बी का मतलब होता है कि जो नहीं एलिमेंट होते पड़ता है और वो लोग उसी में प्रेम में पड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं निब्बा और निब्बी। तो आजकल फैशन चल गया है टैटू बनवाने का। तो देखिएगा, हम जो टैटू बनवाते हैं, उस टैटू बनवाने से हमको क्या क्या बीमारी हो सकता है, वही पूछ रहा है। पहला कहता है चिकनगुनिया, दूसरा कहता है यकृत शोथ बी, यानी वही मतलब लीवर का बीमारी, तीसरा कहता है क्या? HIV/AIDS। तो देखिएगा, चिकनगुनिया हमको नहीं होगा, बाकी जो 2 बीमारी है हेपेटाइटिस बी और HIV/AIDS, मतलब वही यकृत शोथ का मतलब हेपेटाइटिस बी, ये दोनों बीमारी हमको होगा, ठीक है। इसलिए टैटू उटू मत बनवाया करो, है ना। 79 का क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। 80 में आ जाओ। निम्नलिखित में से खरीद विचार करना है। हाँ, 2013 ये क्वेश्चन शायद 65 या 66 में बीपीएससी पूछा हुआ था कि मांस के संकुचन के लिए कौन कौन तत्व जिम्मेदार होते हैं। इसी देखो हाथ में से कर रहे हैं, संकुचन हुआ इसको, ये किस कारण से होता है? पहला कहता है कैल्शियम, दूसरा कहता है लोहा, दूसरा कहता है सोडियम, ठीक है। उपर्युक्त खनिजों में से कौन सा मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? संकुचन का मतलब समझ में आता है? पेशी का संकुचन। देखिएगा, कभी आप अगर सोए हुए रहिएगा ना, तो ये अगर हाथ पे ज्यादा वजन पड़ता है तो हाथ सुन हो जाता है, होता है ना कभी भी सुन, तो हम हो जाता है। उसके बाद हम हाथ को इसी से चलाते हैं, तब लगता है कि हाथ शरीर में है ही, तब लगता है कि हाँ है। इसी को बोला जाता है संकुचन। तो ये किस कारण से होता है संकुचन? अगर ठीक हो तो क्या देखिएगा, तो लोहा, कैल्शियम, लोहा, सोडियम। अगर हमारे शरीर में तीनों तत्वों की कमी हो जाएगी ना, तो हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हम पावर नहीं किसी को पकड़ पाए। इसीलिए हमको लोहा, उसके बाद क्या है, लोहा खाना चाहिए, और क्या क्या, कैल्शियम खाना चाहिए, सोडियम खाना चाहिए। कैल्शियम यदि हम खाएंगे तो हमारा हड्डी मजबूत होगा। अब ये तो हड्डी ना है जी सब, ठीक है। लोहा यदि खाएंगे तो लोहा खाएंगे तो हमारे पास मांसपेशी के बीच का मांसपेशी का क्या होगा, पावर बढ़ेगा। सोडियम खाएंगे तो सोडियम से हमारा कैल्शियम क्या, हड्डी क्या होता है, मजबूत होता है। ये तीनों चीजें क्या समझने के लिए आवश्यक होता है। आई बात समझ में? देखो कि अगर जिम वाला कोई व्यक्ति किसी को पकड़ता है तो उसका हाथ थोड़ा टाइट लगता है, कभी गौर किए हैं? हम पकड़ेंगे तो एकदम पिलपिलाएगा, लगेगा क्या पकड़ा हुआ है, हाथ एकदम कोमल है। अंतर जानते हैं क्या? जबकि जिम वाला से खोखला होता है, एक मारी का थप्पड़ तो बेहोश हो जाएगा लगभग। बस जो उसका है सो यही बड़ी बाड़ी है, अंदर से खोखला होता है, कबूतर जैसा होता है। कारण क्या होता है कि जो जिम करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, वो एक्सटर्नल स्टेरॉइड बहुत ज्यादा खाते हैं, और उसमें सल्फर की मात्रा अधिक होती है, आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो वो देह को फुला देता है। तो उसका पकड़ने का पावर खूब ज्यादा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, उपर्युक्त में से कौन सा स्तनधारी है? अब जरा बताओ, अभी समुद्री गाय का चर्चा किए थे, डुडोंग मतलब क्या, समुद्री गाय। तो डुडोंग तो होगा हमारा क्या, समुद्री गाय, यानी जहां जहां एक है वहां वहां आंसर तो होगा, यानी सी नहीं होगा। अब देखो समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह, देखिएगा समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ना, ये दोनों स्तनपायी जीव है। लेकिन समुद्री घोड़ा जो होता है ना, समुद्री घोड़ा वास्तव में क्या है, मछली है। किसका प्रजाति है, मछली का प्रजाति है। मतलब क्या, वो लार्वा पैदा करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये 2 प्रकार के क्या होते हैं हमारे पास में जीव है जो स्तनपायी। अब अंतर यहां समझिए ध्यान से कि जो डुडोंग होता है समुद्री गाय होता है। कौन सा क्वेश्चन है, 181। एक समुद्री गाय होता है, एक समुद्री सिंह होता है, ठीक है। क्या है यहाँ पर, एक हमारे पास में समुद्री गाय होता है और एक क्या होता है, समुद्री सिंह होता है, ठीक है।
जैसा सींग मतलब शेर होता है ना बाहर में, उसी प्रकार का समुद्री सिंह होगा, उसमें पैर नहीं होगा, पैर के जगह पर क्या होगा, 4 ठो फिश होता है जिसे वो तैरेगी। ठीक है, समुद्री गाय जो होती है इसमें अंतर क्या है कि ये होती है शाकाहारी, यानी ये क्या खाती है, ये प्लैंक्टन खाती है, शैवाल खाती है, जो हरा हरा घास होता है सो खाएगी। और समुद्री सिंह जो होता है ये क्या होता है, ये होता है मांसाहारी। ये क्या खाता है, ये मछली खाता है, उसके बाद सड़े गले मांस खाते हैं। और कभी कभी जो मछुआरे अंदर में शिकार करने के जाते हैं मछली का ना, अगर ये समुद्री सिंह उनको मिल गया तो वो लोग क्या मछुआरों को बेटे करके उसको भी वो खा जाते हैं। ये मांसाहारी हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा अभी हम लोग खाली सांप बिलाई यही ना देखे हैं कि हिंसक जीव है। तो समुद्र में कभी जाओ, ऐसे ऐसे जीव आपको मिलेंगे ना कि मतलब आत्मा लगेगा, ऐसा तो जीव होता है बेटा। इसको हमारा जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई है, बहुत ही ज़्यादा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 और 3। 182 में आ जाओ। विषाणुओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम नहीं होता है। विषाणुओं को किसी भी संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है। विषाणु का एक जीव से दूसरे जीव में संचालन केवल जैविकीय संवाहक द्वारा ही होता है। कहता है कि नीचे कौन सा कथन सही है। अब देखो पहले तीसरा में समझो ध्यान से। तीसरा कहता है कि विषाणु का एक जीव से दूसरे जीव संचरण केवल जैविकीय संवाहक होता है, यानी कहता है अगर कोई हमारे पास में विषाणु है, अगर एक जीव से दूसरे जीव में यदि विषाणु ट्रांसफर होता है जाता है तो क्या उसके लिए केवल जैविकीय यानी आदमी से आदमी का ही मिलन होना चाहिए या पशु से पशु मिलन होना चाहिए, नहीं, बल्कि विषाणु यांत्रिक विधि से भी जाता है। यानी देखो मान लो हमारे यहाँ विषाणु है, ठीक है, तो हमारे यहाँ से सेध लेकर के वैज्ञानिक क्या किया, वैज्ञानिक एक वायरस बना लिया, सुई में डाल लिया और क्या करेगा, जाकर के फटाक से आपको घोंप देगा। अब देखिएगा कि हमारे पश्चिम बंगाल से, उसके बाद में क्या है महाराष्ट्र से, दिल्ली से जो टीनेजर लड़कियां होती हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है गल्फ कंट्री में, है ना। उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता है, प्लस घरेलू काम में रखा जाता है। देखिएगा कभी भीड़ भाड़ में आप जाइएगा, है ना, चाहे गांधी मैदान हो या कहीं पर ही, देखिएगा आपको अजीब सा चुभन सा फील होगा, लगेगा कि कुछ काट लिया है। वास्तव में इंजेक्शन होता है आपके मतलब हिप पे या बाना पे, कहीं भी वो घोंप देगा वो, ठीक है। और जो घोंपेगा आप पे नजर रखा हुआ रहता है, एक नहीं घूमता है, पहले आपको ऑब्जर्व करेगा 4 दिन 5 दिन की आपका घर कहाँ है, हॉस्टल कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन किया आपको। जब पूरा छान लिया कि हाँ आपको हम इसको शिकार बनाना है, तो वो वही वायरस को क्या करता है या किसी बेहोशी दवा को इंजेक्ट कर देता है। और जब आगे बढ़िएगा रिक्शा पे या टोटो पे कहीं पर, तो आप बेहोश हो जाइएगा, उसी में आपको क्या स्मगलिंग करना शुरू कर देता है वहीं से, है ना। तो कभी भी भीड़ वाला इलाका हो, खासकर लड़कियां थोड़ा सा संभल के करिए। बहुत अब यहाँ हो रहा है पटना में, अभी क्या होता है कि जैसे अफीम चलता है, अफीम हो गया, हीरोइन हो गया, कोकीन हो गया ना, जितने यंगस्टर हैं वो क्या करता है, इंजेक्शन लेके घूमता रहता है सब। वो आपको आदत लगा देगा, एक बार सुई कर पड़ गया ना अफीम का, हीरोइन का, अगर नहीं कल मिलेगा तो आपका माथा ही नहीं काम करेगा, आपको आदत लगा देगा। कंकर बाग में, यहाँ स्टेशन के पास में कौन सा चिड़ैया टार पुल जिसको बोलते हैं, बड़ा रात का समय सब होता है, इंजेक्शन घूम का करना, संभल के रहिएगा, ठीक है। तो वायरस जो होता है वो जैविकीय विधि से भी होता है और अजैविकीय विधि से भी होता है। ये कथन मेरा क्या गलत हो जाएगा। तो 3 गलत, 3 जहां जहां गलत होगा वहां काट दो, बाकी मेरा आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। और देखोगे यहाँ एक वर्ड दिया गया वो केबल, जहां बार बार बोलते हैं जहां केबल हो वहां दिमाग खड़ा कर लीजिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 83 में आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों वर्गों से क्या है, अलग है। केकड़ा महाराज है, बरूथी है, बिछुआ है और मकड़िया है। बताओ इसमें से तीनों में अलग कौन सा है। देखो जीव तो ऐसे बहुत प्रकार का है, लेकिन हमको इस क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। क्या लिखा है, डी कौन बोला है जी, बताओ तो भागश्री, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य तीनों से ये अलग है। देखो जब जीवों का वर्गीकरण किया गया था रुचिला, उसमें यह कहा गया था कि जीव तो है बहुत प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। एक जीव होता है क्रस्टेशियन प्रकार का और एक जीव होता है और एक नीड श्रेणी का, ठीक है। ये बेसिकली ये कीड़ा मकोड़ा किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, कीड़ा मकोड़ा से जुड़ा हुआ है। तो जीव का वर्गीकरण में कहा जाता है कि वैसा कीड़ा मकोड़ा जिसको 8 गो पैर हो, क्या हो, 8 गो पैर हो, वो किस श्रेणी में कहा जाएगा, वो कहा जाएगा ऑर्किड श्रेणी में, ठीक है। और वैसा कीड़ा मकोड़ा या वैसा जीव जिसके शरीर पर क्या हो, कवच हो, जैसे कछुआ के ऊपर कवच होता है ना, कुछ ऐसे भी जीव जिसके पास कवच होता है, यानी कोई शरीर के ऊपर में क्या रहेगा, ढाल रहेगा, खोल रहेगा, ठीक है। वैसे श्रेणी किस में आते हैं, क्रस्टेशियन श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर समझो ध्यान से। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग में का नहीं। केकड़ा देखिए, केकड़ा कभी खाए हैं, खाई नहीं है, अरे खाना चाहिए, केकड़ा बहुत पौष्टिक होता है। देखिएगा
इसी से एकदम खतरनाक जीव होता है ना ये। यहाँ मुँह रहेगा एकदम, हाथ ऐसे से किया रहेगा, ये क्या वो हाथ चलता रहता है ना, चलेगा रेंडिंग करता रहेगा ये। इसके ऊपर देखिएगा ये ऊपर में खोल रहता है, जब इसका हम सब्जी बनाते हैं तो खोल को हटा के फेंक देते हैं। अरे देखिए तो सब है, खाई हो कि नहीं रुचि ये बताओ। खोल को हटा दिए, इस मांस बचता इसको तोड़ के निकाल दिए, इसको हम लोग भूज के खाते हैं। ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, आई बात समझ में। ये किस में आ गया? क्रस्टेशियन श्रेणी में आ गया। एक और देखिए, घोंघा। घोंघा खाए हैं भाई? खाया सब होगा, झूठ बोलता नहीं खाए हैं। अरे घोंघा ना होता है, छोटा सा काला काला सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? घोंघा बोलते हैं। बचपन में एक बार खाए हैं, ठीक है। काला काला नहीं होता, छोटा छोटा सा होता है, अजीब सा मट्टी से लगता है, कच 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 लगता है वो। देखिएगा उसके ऊपर भी सर के जैसा रहता है, उसके ऊपर भी खोल होता है। तो ये भी किस में आ जाएगा? क्रस्टेशियन श्रेणी में आ जाएगा। अब आइए कछुआ, किस में आ जाएगा? जिसके ऊपर में खोल रहेगा सब किस में आ जाएगा? क्रस्टेशियन में आ जाएगा। अब आगे देखो, बरूथी, बिछुआ, मकड़ी, ये तीनों को आप लोग देखे होंगे। इसके ऊपर में सल्क रहता है नहीं रहता है ना, ये केवल इसको 8 को पैर रहता है, कूदते फांदते रहता है। तो देखिएगा, बरूथी हो गया, बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गया, ये तीनों एक कुल का हो गया। ये क्या है? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ 83। केकड़ा जो अलग कुल का है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केकड़ा। बुझाया सबको? ये लिख लेना है ना। खाया सब होगा, बोलता है कि हम नहीं खाए हैं, घोंघा नहीं खाए हैं, तो ये केकड़ा नहीं खाए हैं, है ना। सब खाया होगा, जो भी मांसाहारी होगा खाया सब होगा। बिहार वाला होगा नहीं खाएगा घोंघा सब। तुम खाई हो प्रीति? 84 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो विचार करो। डिप्थीरिया, छोटी मैया और चेचक, इसमें से किसका हमारे यहाँ से उन्मूलन हो चुका हुआ है? बताओ। डिप्थीरिया का उन्मूलन हुआ है, आज भी डिप्थीरिया बहुत फैला रहता है। और छोटी मैया का उन्मूलन हुआ नहीं ना? नहीं हुआ। देखिए सबको ना आके चिकन पॉक्स होना शुरू हो जाता है, स्मॉल पॉक्स, हाँ वो है। चेचक जो कहाँ गया? हाँ चेचक जो होता है, चेचक का उन्मूलन हमारे यहाँ हो चुका हुआ है, स्मॉल पॉक्स का, ठीक है। चलिए, छोटी मतलब चिकन पॉक्स उसका नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 184 का केवल बी हो जाएगा, केवल 3, ध्यान रखिएगा। एक होता है छोटी मैया, एक होता है बड़ी मैया। तो छोटी मैया मतलब क्या नहीं होता है? दाना दाना। बड़ी मैया मतलब कि फोड़ा फुंसी, वो कंट्रोल हो चुका हुआ हमारे यहाँ, ठीक है। चलो, अच्छा ये होता है चिकन पॉक्स, लेकिन हमारे बिहार में ना क्या बोलता है कि इसके देह पर माता मैया आ गई हुई है नहीं, तो एक अलग घर में सुला दिया जाता है ना, वस्त्र विहीन कर दिया जाता है कि हल्का कपड़ा पहनो, और नीम का पत्ता से माता जी या बहन जी उनको ये करते हैं, हाँ सलाती रहती है ना। तो किताब में कहा गया है कि नीम के पन्ने, निमिया के डाढ़ी मैया झूलेली झूलनिया, गाना भी गाया हुआ है कि दुर्गा मैया या जो माँ होती है ना, उसको नीम का छाँव करके उसको ठंडा हवा लगता है। लेकिन साइंस कहता है कि चिकन पॉक्स तो वायरस से होता है, वायरस जो होता है, और इसमें क्या होता है, नीम के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो जब हम उसको हिलाते हैं ना तो वायरस बेहोश होना शुरू हो जाता है, वायरस भागना शुरू होता है, इसलिए उसको हिलाया जाता है नीम के पत्तों में। ग्रेट, क्या बोल रही हो कविता, क्या लिखी हो? चलो आगे बढ़े हैं, 85 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन में विचार करना है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, सही की गलत? सही बात है। विटामिन डी की कमी से रिकेट होता है, गलत की सही? सही बात है। विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधेरा यानी रात में नहीं दिखता, गलत की सही? गलत है। विटामिन ए की कमी से होता है, यानी हमारा 2, यहाँ 3 लिख लेना, 2 लिखा हुआ है, केवल 1 और 2 सही है, बाकी 3 गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ दिया? अच्छा पीछे दिया हुआ आंसर, इसका क्या हो जाएगा आंसर? केवल 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। चलो 86 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। चमगादड़, भालू, कृंतक यानी रोडेंट, उपरोक्त में से किस प्रकार के जंतु शीत निष्क्रियता की परिघटना का परीक्षण किया जाता है? कहता है कि चमगादड़ हो, भालू हो, कृंतक हो, इनमें से कौन, देखो शीत निष्क्रियता का मतलब ये होता है कि जब सोया हुआ है बहुत लंबा तक सोएगा वो, जब इसको ठंडा लगता है तो खूब लंबा देर तक सोएगा, जब मन करता उठेगा खा पी के फिर सो जाएगा वो, इसको सोना बेसी ज्यादा पसंद होता है। तो इस तीनों में से कौन है? तीनों में से तीनों को क्या है पसंद होता है? क्या? शीत निष्क्रियता, ठीक है। चाहे चमगादड़ महाराज हो, भालू महाराज हो या रोडेंट हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 87 में आ जाओ। H1N1, ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन था, उस समय खूब नहीं फैला था इन्फ्लुएंजा वायरस, H1 वायरस, ठीक है। देखो H1 विषाणु जो है प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया था? देखिएगा 14-15 में हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू खूब फैलाता है ना, और स्वाइन फ्लू का वहाँ क्या होता है रुचि? वो होता है H1N1 वायरस, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 87 का डी फॉर दिल्ली। 188 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है? तो सही कथन को चुनिए, क्या सा कथन हमारे पास में है। पहला कहता है कि विषाणु संक्रमित कर, विषाणु किसको संक्रमित कर सकता है? जीवाणु को, कवक को, पादप को, किसको? विषाणु का प्रभाव किस पर पड़ेगा? तीनों पर पड़ेगा, सिंपल सी बात है ये। विषाणु किसी को नहीं छोड़ता है, आई बात समझ में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 में आ जाओ, 79 में।
उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचालित होता है जिससे डेंगू संचालित होता है। सही बात है। ये उस समय 2016-17 में ना जीका वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था पूरे दुनिया में, खास करके जो उष्णकटिबंधीय, यानी मतलब ये होता है कि जो इक्वेटर के आसपास में रहने वाले देश है ना, इन देशों में इसका प्रभाव क्या था। जैसे अफ्रीका में था, कुछ यूरोपियन कंट्री में था, हमारे भारत में था, ऑस्ट्रेलिया में भी था, ये बहुत था उस समय जीका वायरस। तो ये उसी से होता है ना, जिससे हमारा क्या होता है, जिससे हमारा कौन सा बीमारी होता है, हमको डेंगू होता है। तो डेंगू जिस मच्छर से होता है ना, उसी मच्छर से क्या होता था, ये जीका वायरस होता था। ये कथन सही है हमारा। अगला कहता है कि जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण होना संभव है ना। अब देखिएगा कि जीका वायरस जो होता है ना, केवल मच्छर काटने से नहीं होता है। अगर किसी व्यक्ति को जीका वायरस है और वह यदि किसी दूसरे पार्टनर के साथ मिलता है, उससे भी क्या होता है, लैंगिक संक्रमण भी इसका होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। 190 में आ जाओ। कथन पर विचार करना है, करे विचार। पक्षी, वर्षा और उड़ती धूल और बहती हवा, उपर्युक्त में से कौन सा पादप रोग होता है। बताओ कि अगर पादप यानी पौधों में रोग कैसे लग सकता है। तो कोई पक्षी से रोग लगेगा, तो दिमाग लगाओ। एक पक्षी बैठा हुआ है आम के पेड़ पर और आम के पेड़ में रोग लगा हुआ, वहां पर पतंग मुंह खा रहा है। ठीक है। अब वही पेड़ चला गया कहाँ, लीची के पौधा पर, वहां पतंग मुंह अपना खा रहा है। तो उसके मुंह में तो इसका वायरस है, विषाणु घुसा ना, ये कहाँ ट्रांजिट करेगा, लीची के पौधा पर, तो प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाओ इसका। तो ये क्या कहाँ क्या इसका क्वेश्चन कौन सा है। हाँ, पक्षी किया उड़ता धूल। अब जैसे मान लो कि एक संक्रमित पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है और इसमें कीड़ा लगा हुआ है, तो जो धूल उड़ेगा, जो हवा उड़ेगा, वो कहाँ जाएगा, इस पेड़ पे बैठेगा। तो यहाँ का विषाणु या वायरस कहाँ रख दिया जा करके, यहाँ रख दिया, तो इसको लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। दो हो गया वर्षा, मतलब फायर ब्लास्ट बोलते हैं। देखिएगा, अगर वर्षा हमारे यहाँ हो रहा है, इस पौधा में कीड़ा लगा हुआ है, तो वर्षा से क्या होगा, कीड़ा नीचे आएगा, पानी बहेगा, किसके जड़ में जाएगा, इस पौधा के जड़ में जाएगा, फिर इस पौधा में क्या लगेगा, कीड़ा लगेगा। सिंपल सा बात है। फिर क्या गया, बहती हवा, हवा तो है ना, हवा भी करेगा ट्रांजेक्शन किसका, बीमारी का। इसमें चारों आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का पढ़ने की जरूरत नहीं, बस दिमाग लगाओगे, आंसर हमारा निकल जाएगा। 91 में आ जाओ। ये क्वेश्चन तो पहले भी रिपीट हुआ था कि मरुस्थल में जलह्रास होने के लिए क्या है, कौन सा मतलब पूर्ण रूपांतरण होता है। बताओ क्या होगा। ये तो पहले डिस्कस किया हुआ है ना, तीनों होगा। ये रिपीट क्वेश्चन है यूपीएससी का द्वारा, है ना। 192 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, विचार करो। समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती। कच्छप का मतलब क्या होता है, कच्छप का मतलब होता है कछुआ, है ना। देखिए, समुद्री कछुआ दो प्रकार का होता है। एक समुद्री कछुआ होता है वो समुद्र में भी रहता है, और एक कछुआ होता है कि जो कभी भी मट्टी पर भी रहता है और कहाँ, समुद्र में रहता है। तो जो समुद्री कछुआ मट्टी पर रहता है वो शाकाहारी होता है, और जो समुद्री कछुआ समुद्र में रहता है या नदी में रहता है वो क्या खाता है, मछली को खाता है, सारा गला मांस खाता है, वो मांसभक्षी भी होता है। तो कथन कह रहा है कि समुद्री कछुओं की कुछ जातियां शाक भक्षी, यानी शाक मतलब क्या, घास फूस खाने वाला। सही बात है ना, कुछ जातियां होती हैं। ठीक है, ये सही कथन हमारा है। फिर दूसरा कहता है मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती है। देखिएगा कि कोई भी मछली है जो घास फूस खाता हो, कि मछली केवल मांस से खाता। तो मछली का दिए है, तो मछली यही पूछ रहा है ना कि कुछ मछली क्या खाता है, माछ मछली। देखो, एक मछली है सर्जन फिश और एक मछली है कैटर, किसी मछली की प्रजाति होती है। ये दोनों मछली घास नहीं, ये क्या बोलते हैं, हाँ, ये दोनों मछली क्या होता है, ये दोनों मछली घास खाता है, ये मांस उस नहीं खाता है। ठीक है। घास मतलब क्या, जो समुद्री प्लैंक्टन हो गया, शैवाल हो गया, उसको खाता है। एक मछली बताओ तो मांगुर है। मांगुर कभी खाई हो तुम लोग, मांगुर क्या खाता है, मांगुर ऐसा आदमी मछली है खाली मांसे को खाता है ना। तो वही ने कह रहा है कि मछली की कुछ जातियां शाक भक्षी होती हैं। अधिकांश मछली यहाँ पर क्या हो गई, अधिकांश मछली जो हो गया, अधिकांश मछली जो है यहाँ पे क्या होता है, कुछ मछली शाक भक्षी, कुछ मछली मांसाहारी भी होता है। सही कथन है। तीसरा कहता है कि समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाक भक्षी होती है। देखिए, समुद्री स्तनपाई पता है ना, समुद्री सिंह भी स्तनपाई है, तो वो क्या खाता है, मांस खाता है। समुद्री डुडोंग भी पढ़े हैं ना, वो क्या खाता है, वो घास फूस खाता है। ये भी सही है। चौथा कहता है सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती है, यानी सांप का कुछ जाति अंडा देता है, कुछ जातियां सांप का बच्चा ही देता है। सजीव प्रजक मतलब क्या, सीधे बच्चा पैदा करता है ना। ये भी पढ़े हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चारों हो जाएगा। ठीक है। चलिए 93 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने का कारण है। ये बेसिकली क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जैविक दवा होता है ना, उसके विषय पूछा जा रहा है। पहला कहता है कि कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववृत्ति यानी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराकें लेना, पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना, कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना।
क्वेश्चन समझो, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोग जनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने का कारण है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ कहता है कि भारत में ना हम लोग जो खाना खाते हैं, चाहे पशु हो या जानवर हो ना, तो हम लोग जो खाना खा रहे हैं या जो दूध पी रहे हैं उसमें भी तो दवा होता है। तो हमारा शरीर हो गया है थेथर। थेथर क्यों हो गया है? हम लोग तो जहरे ना खा रहे हैं, तो कुछ बाहर का जो वायरस होगा ना वो हम पर असर नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो हम दवा वाला सब्जी खा रहे हैं, दवा वाला क्या खाना पीना खा रहे हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुछ प्रतिजैविक जो होता है हम पर निष्क्रिय है, कितना करें हम पर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं? क्योंकि हमारा शरीर उसमें अंदर से एंटीबॉडी बना चुका हुआ है। तो क्यों? उसका कारण ये होता है, कारण ये होता है हमारे अंदर एंटीबॉडी का निर्माण क्यों हुआ है। तो पहला कहता है कि कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्व वृत्ति का होना। यदि मान लो कि हमारे पिताजी में अगर कुछ कोई प्रकार का एंटीबॉडी बना हुआ है तो जरूरी थोड़े है कि हमें भी उतना ताकत आएगा। जैसे हमारे पिताजी अभी भी यंग दिखते हैं, हम अभी बूढ़े दिखाई देते हैं, हमारा बच्चा और बूढ़ा दिखाई देगा। तो वो पहले का खाना खाते थे, अभी हम लोग पहले का खाना खाते हैं। तो ये आनुवांशिक नहीं होता है। आई बात समझ में? सेकेंड कहता है कि रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों की गलत खुराक है। सही बात है। यदि हम क्या खा रहे हैं, हम अगर दवा खा रहे हैं, हमको कोई रोग हुआ है, तो मानो हमको बुखार हुआ तो हम जनरली एंटीबायोटिक खाना ले आते दवा से खाते हैं। तो बुखार तो हमको ठीक होता है, साथ साथ में उसका जो दवा होता है हमारे अंदर एक नया बीमारी को जन्म देता है या नया एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यही ना होता है। ये सही कथन हो जाएगा। थर्ड कहता है कि पशु फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल। हम लोग पशु का मांस खाते हैं ना, बकरी का मांस खाते हैं, कुत्ता का मांस खाते हैं, भेड़ का मांस खाते हैं, सुगर का मांस खाते हैं, खस्सी का मांस खाते हैं। वो तो दवा पे आजकल होता है। मुर्गा होता है छोटा सा, सुई दे देता है, इंसुलिन। कौन सा सुई होता है? अरे वो क्या नाम है उसका, एक महिला हार्मोन का इंजेक्शन है, बड़ा अच्छा नाम है उसका। वही हार्मोन का सुई दे देता है उसको, जानवर को। बच्चा क्या था, तुरंत बड़ा हो जाता है। ऑक्सीटोसिन वो दे दिया, बड़ा हो गया। अब जब उसका हम खाएंगे तो हमारे अंदर तो होगा ना, उसका सिम्टम्स तो आ गया ही। ये सही हो जाएगा। तीसरा कहता है कि कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। ये जो रोग होता है एंटीऑक्सीडेंट का, वो चिरकाल तक नहीं बल्कि ये कुछ समय काल तक ही प्रभावकारी होता है। आई बात समझ में? ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका हमारा केवल 2 और 3। ठीक है, डी नहीं होगा। चलो 194 में आ जाओ। यकृत शोध यानी हेपेटाइटिस बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है। सही की गलत है? हमको क्या सही नहीं है तो सही है, पढ़े है ना। यानी कुछ हद तक HIV, जैसे हेपेटाइटिस बी भी किससे होता है बताए थे ना कि HIV भी होता है लैंगिक जनन से, हेपेटाइटिस बी भी लैंगिक जनन से होता है। अभी पढ़े हैं कुछ दिन पहले हम लोग। बी कहता है कि हेपेटाइटिस C का टीका होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी मतलब यकृत शोध हेपेटाइटिस हम बोल रहे हैं अंग्रेजी में, जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता है। ये गलत की सही है? 193 का आंसर बी होगा, रवि रंजन। अभी हम बताए हैं कि हेपेटाइटिस बी का टीका है और C का टीका नहीं बना है। ये उल्टा ही बोल दिया होता। गलत पहचाना पड़ता है। ये गलत हमारा पकड़ा गया, काम खत्म हो गया। चलो, और ये भी कहा कि सार्वभौमिक रूप से यकृत शोध बी और C विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है। सही बात है ना। हमारे इंडिया में शायद ही कोई लोग ऐसा जिसको हेपेटाइटिस नहीं होता होगा, है ना। अधिकांश लोग को लीवर की बीमारी में हेपेटाइटिस है उसको। ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे ही आप लोग का एज 40-42 साल से क्रॉस होगा तो आपकी जिंदगी किस पर रहेगी? दवा पर टिकेगा। कभी शुगर का दवा खा रहे हैं, कभी थायराइड का खा रहे हैं, है ना, कभी बुखार का खा रहे हैं, कभी जुकाम का खा रहे हैं। और जैसे ही 50-60 साल होगा ना, तो आप जब कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाइएगा तो एक बक्सा आपका दवा का भी होगा, है ना। होता है जनरली, सब खान पान का होता है। हम बार बार बोलते हैं कि भर पेट कभी नहीं खाना खाइए, है ना। जैसे मोबाइल हमारा हैंग होता है, लैपटॉप हम रीस्टार्ट करते हैं ना, अगर आपका शरीर का फंक्शन काम करना बंद कर, खाना नहीं पच पा रहा है, कुछ मत कीजिए। 36 घंटा जो होता है ना, आप फास्टिंग कर लीजिए। केवल आप हल्का सा पानी पीजिए, बाकी खाना कुछ मत खाइए। ज़्यादा अगर भूख लगता हो फल खाइए। 36 घंटा के बाद में आपको बहुत वीकनेस होगा, लेकिन शरीर आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर अगला 72 मतलब 72 घंटे के बाद में हल्का फुल्का खिचड़ी से खाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके शरीर की जो भी समस्याएं हैं, अरे हम जिंदा क्यों रहते हैं? हम खाना खाते हैं तब ना। जब हमारे अंदर में अगर बीमारी होगी ना, तो हमारे सेल्स को तो चाहिए खाना। हम जब फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर के जो एक्स्ट्रा फैट, यहाँ हो गया फैट, यहाँ फैट सब होता है ना, तो एक्स्ट्रा फैट को वो क्या करता है, सेल हमारा खाना शुरू करता है। मोटापा कम होता है, ब्लड शुगर कम होता है, वो बीमारी खत्म हो जाता है। तो जब कभी भी आपको लगे कि हमारा शरीर खराब हो रहा है, क्या करना है? फास्टिंग करने जरा करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 95 में आ जाओ। कहता है कि कथन पर विचार करना है तो विचार कीजिए। पहला कहता है कि भावी माता पिता के अंड का या भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। सही कि गलत? बच्चा जो होता है, बच्चा कैसे पैदा होता है? अंडाणु से और शुक्राणु से। ठीक है, समझ में आ गया।
अब जैसे अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो एक नए इम्ब्रायो का या फिर नए क्या होता है, नए भ्रूण का जन्म होता है। अब भाई जैसी हमारी माता होंगी या जैसे हमारे पिताजी होंगे लगभग उन्हीं का तो गुण हम में आएगा, जाहिर सी बात है। अब मान लो कि कोई किसी महिला का अंडाणु किसी का शुक्राणु में किसी प्रकार का डिफॉल्ट है, गड़बड़ है बीमारी, जैसे मान लो कि इन्हीं को एड्स हो या इन्हीं को एड्स है, इन्हीं को हेपेटाइटिस बी है, तो बच्चे को भी उनका सामना रहता है वो, ठीक है। तो अब जो नया भ्रूण होता है उस नया भ्रूण को हम बीमारी से कैसे बचाएंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो निषेचन पढ़े होंगे ना, वो निषेचन हम कहाँ करते हैं, बाहर करते हैं। किसमें? ट्यूब में करते हैं ना, इसको हम लोग क्या IVF बोलते हैं, है ना, IVF में होता है। अब इसमें क्या होता है, अब IVF हो गया, अब इसमें हम करेंगे क्या कि यदि हमारा पास में शुक्राणु में डिफॉल्ट है या डिफॉल्ट है ना, तो हम इसको दूसरे महिला के अंडाणु से दूसरे पुरुष के शुक्राणु से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, तब नया बच्चा पैदा होता है। तो ये हम लोग यही ना क्वेश्चन कह रहा है, कहाँ गया कि उसका में अनुवांशिक परिवर्तन किया अनुवांशिक परिवर्तन किया ना, कैसे किया कि पहले तो अनुवांशिक माता पिता से आता, अब जब गड़बड़ी है दोनों में से किसी में, तो हम हटा के नया ले ना लिए शुक्राणु या अंडाणु, तो अनुवांशिक परिवर्तन कर सकते हैं। अभी देखिएगा ट्रेंड चला हुआ है कि देखिएगा कि सब लोग चाहता है कि हमारा जो बाल बच्चा हो ना थोड़ा सा गोरा हो, हट्टा कट्टा हो, हैंडसम हो, और उसकी आंखें कैसी हो, नीली नीली आंखें हो, है ना, ओठ का डिजाइन थोड़ा सा बढ़िया हो, सब लोग का ख्वाहिश होता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना, किसी अगर कोई महिला गर्भवती होती है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो जो डॉक्टर होता है ना चाइल्ड वाला का ना, वो अपने घर में ऐसा ऐसा बच्चा का फोटो लगा के रखता है ना, महिला बोलती कि हमको ऐसा ही बच्चा दिलवाइए महाराज। डॉक्टर बोलेगा कि जैसा पति होगा वैसे तो बच्चा होगा, क्योंकि अधिकांश बच्चा तो बाप के माथा पे जाता है ना, गुण पे जाता है। तो महिला बोली ना हमको ऐसा ही बच्चा दिलवाइए, तो वो डॉक्टर बोलता है ठीक है, पैसा लेंगे 50 रुपये लेता है। अब क्या करता है कि किसी बाहर स्पर्म डोनर तो होता है ना अस्पतालों में, तो जिनका जो अच्छे नस्ल के लोग होते हैं उनके स्पर्म को क्या करता है, महिला में ट्रांसजेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो बच्चा पैदा होगा तो या तो चितखबरा होगा या अलग चीज का होगा। ये अभी हमारा विज्ञान डेवलप हो चुका हुआ, बहुत इसका बेनिफिट भी है ना, बीमारी से बहुत बचता है, ठीक है। चलो ये है, चलो देखो क्वेश्चन का डिस्कशन है ना, समझना जरूरी होता है, आंसर देख करके ना टिक मार देना से मतलब नहीं बनता है। अब जैसे हम भी इतना साल से पढ़ रहे हैं, लगभग इसको बहुत बार रिपीट होगी, बहुत क्वेश्चन हमको याद है, लेकिन आपको पढ़ाने से पहले अभी भी हम 5-6 घंटा पढ़ करके आते हैं, तो हम भी कुछ नया चीज़ सीखे हैं, ऐसा नहीं सीख रहे हैं, जो हम पहले कभी ध्यान नहीं दिया करते थे। और खास करके बायोलॉजी से हमारा नाता दूर, हमने इंटर 2 बार किया है, एक बार बायोलॉजी से, एक बार हमारे मैथमेटिक्स है। पिताजी बोले कि डॉक्टर बनेगा, हम कहना हमको इसे बड़ा घिन लगता है पढ़ने में, बड़ा ऐसे नाम होता है, याद ही नहीं होता है हमारा ये। पहले तो पिताजी मेडिकल फील्ड में थे, एडमिशन ऐसे ही हो जाता मुजफ्फरपुर में, पाओ ना नीट फिट आ गया हो, पहले नीट कहाँ होता था, हम कहना पापा हमको नहीं करना, इस समय किसी का पेट फाड़ो, माथा फाड़ो, खून देखो, उल्टी साफ करो, कौन करेगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग कर सकते हैं, ड्यूटी चेंज होता है, ये समझ में आ गया, ठीक है। रुचि आगे बढ़ो। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जाता है। सही बात है कि भ्रूण जब अपने विकास की अवस्था में होता है तभी हम परिवर्तन कर सकते हैं, अगर भ्रूण जैसे ही विकसित हुआ हम उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए देखिएगा कि जब महिला प्रेग्नेंट होती है ना, कोई भी महिला, तो जब उसका 3 या 4 महीने का जब लगता है कि गर्भ हो गया है, तो महिलाओं को अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना। बच्चों पर असर होता है उनके खान पान से, है ना, अच्छा अनार का जूस हो या फिर लो पालक का साग हो। एक ठरिया बोला जाता है हमारे गांव में मिथिलांचल, पता नहीं यहाँ पर क्या बोला जाता है, ठरिया का साग होता है ना, सबसे ज्यादा इसमें आयरन होता है, लाल लाल होता है, लंबा लंबा सा होता है, चौड़ा पत्ता सा होता है, उसको ठरिया बोलते हैं, पता नहीं यहाँ पर क्या उसको लोबिया के कुछ ऐसे बोलते होंगे। इसमें बहुत आयरन होता है। तो जो भी प्रेग्नेंट घर में लेडी होती है ना, उनको 3-4 महीने के बाद से ही ना जितना पौष्टिक आहार होता है वो खाना चाहिए, और जंक फूड तो खैर खाना नहीं चाहिए, तब उसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है। कभी देखें कि कोई बच्चा माइंड का बहुत शार्प होता है, कोई बच्चा माइंड का क्या बहुत धोधू होता है, इसका यही खान पान का असर होता है, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा कहता है कि मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर में भ्रूण में आनुवांशिक किया जा सकता है। अब ये प्लूरियोपोटेंट स्टेम आखिर होता क्या है? देखिएगा बहुसक्त स्टेम जो होता है ना, जब हमारा भ्रूण विकास होता है, समझिएगा ध्यान से, जब हमारा भ्रूण विकास होता है, एम्ब्रायो जब विकास होता है ना, उसी समय में जो बच्चा होता है, बच्चा में सेल का भी विकास होना शुरू हो जाता है। समझिए ध्यान से, जैसे ही क्या होता है भ्रूण बना, भ्रूण में समय के साथ में बच्चा बड़ा होता है तो कोशिका का निर्माण होता है, तो कोशिका के निर्माण के साथ जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को कहा जाता है क्या? बहुसक्त स्टेम। तो मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है ना, ये भी सही बात है ना। सूकर का मतलब होता है यहाँ पे सुगर। आप देखे हो ना कि यदि आपका भ्रूण गर्भ रिसर्च करता है ना, तो आदमी में सुगर का भ्रूण डाल दिया, सुगर मामी का भ्रूण डाल दिया, कल ना बताए थे कि एगो लीगर पैदा हो गया था, यानी कुत्ता और बाघ या शेर का बच्चा पैदा हो, ऐसे करता रहता है। ये तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। चलो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 95 का 1, 2, 3।
96 में आ जाओ, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का महत्व क्या है? ठीक है, अब ये न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन क्या होता है जरा बताइए। देखिएगा कि हमारे फेफड़ों में यदि संक्रमण हो जाता है, क्या होता है, फेफड़ा में संक्रमण हो जाता है, जैसे कि हम स्टेशनरी फैक्ट्री में काम करते हैं या किसी लोहा फैक्ट्री में काम किया या कहीं दुकान पे काम किया तो धूल जाता है ना, वो हमारे फेफड़ा को क्या करता है, संक्रमण करता है। 193 का हो जाएगा बी है, करता है। तो न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन जो होता है उसका क्या महत्व है? पहला कहता है ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ ही तानिका शोध और पेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी होता है। सही बात है, ये जो न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन होता है ना वो हमको न्यूमोनिया से भी बचाता है। आप पढ़े होंगे कि न्यूमोनिया फेफड़ा संबंधी बीमारी होता है ना, प्रभावित होता है, ये सही बात है। 2 कहता है कि उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। सही बात है, अगर हम न्यूमोकोकल वैक्सीन का यूज करते हैं तो हमको अलग से जीवाणु से लड़ने के लिए ना कोई प्रतिजैविक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूमोकोकल वैक्सीन जो होता है वो प्रतिजैविक होता है। ये भी कथन सही है। 3 कहता है कि इस वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव नहीं है और न ही यह वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रिया करती है। जरा बताओ कि दुनिया का कोई भी ऐसा वैक्सीन होगा जिसका कि कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता हो? संभव है? पड़ता ही है वो। ये तो ऑलरेडी तीसरा गलत हो जाएगा, तो 3 जहां गलत तो वहां का आंसर क्या बचेगा हमारा? 97 में आ जाओ, S2 पद का जो उल्लेख है वो S2 पद का उल्लेख किस लिए किया जाता था? देखिए S2 है ना, S2 क्या है? देखिएगा S2 जो एक प्रकार का क्या है, वायरस है। क्या है? वायरस है, जिससे हमको सार्स होता था, सार्स नामक सार्स वायरस था ना, ये सार्स का प्रतिवाहक होता है। S2 क्या है? वायरस जो किसका है? सार्स का प्रतिवाहक है। तो ये पूछ रहा है कि S2 उल्लेख नहीं, हमेशा भी न्यूज में था। ये 2021 का क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो 2021 में था ना, सार्स वायरस खूब फैला हुआ था, केरल में खूब लोग मरा भी था हमको। तो सार्स क्या है? तो सार्स में देखिएगा यहाँ डी है ऑप्शन, विषाणु रोग है। जो S2 जो होता था ना, यानी सार्स जो होता है वो क्या है, ये किससे होता है बाबू? ये होता है विषाणु महाराज से। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो विचार करो। जीवाणु है, कवक है और क्या है, विषाणु है। उसके बाद में एक और है कि उपर्युक्त में से कौन कृत्रिम संश्लेषित माध्यम में संवर्धित किया जा सकता है? बताओ इन दोनों में से कृत्रिम तरीके से कौन संवर्धित होता है? देखिएगा वायरस को छोड़ करके हम सबको क्या कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से संवर्धित कर सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा केवल 1 और 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 99 में आ जाओ, एडिनो वायरसों में एकल तंतु डीएनए संजीन होते हैं जबकि स्ट्रेटो वायरसों में द्वितंतु डीएनए संजीन होते हैं। देखिएगा कि वायरस 2 प्रकार का होता है। पहला वायरस को हम लोग बोलते हैं एडिनो वायरस, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटो वायरस। और ये दोनों वायरस जो होता है ना, ये दोनों वायरस में होता है वो डबल तंतु होता है। क्या होता है? डबल तंतु होता है। ठीक है, यानी डबल हेलिक्स होता है, ये सिंगल हेलिक्स का नहीं होता। तो पहला कथन जो कह रहा है क्या कि एडिनोवायरस एकल तंतु, बल्कि एकल नहीं है, क्या होगा, डबल होगा। तो वहां गोल घेर कर क्या लिखो, डबल लिख देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं कि कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनो वायरस के कारण होता है जबकि एड्स स्ट्रेटो वायरस के कारण होता है। ये सही बात है। जुकाम जो होता है ना वो ये एडिनो वायरस से होता है और एड्स किससे होता है, स्ट्रेटो वायरस से होता है। स्ट्रेटो वायरस जो होता है ना, ये स्ट्रेटो वायरस बहुत ही ज्यादा क्या होता है, खतरनाक होता है। ये शरीर को धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे क्या करता है, ये मारता है ना। हो गया, इसका आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा, हाँ ये आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, केवल 2। 200 में आओ, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार करना है। समुद्री कॉपीपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम, फोरेमिनेफेरा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव महासागरों की आहार श्रृंखला प्राथमिक उत्पादक है। देखो आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है, किसी में से कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसे प्लैंक्टन से जो दिया गया हुआ है जो आहार बनाता हो। ठीक है, अब जरा बताओ कि ये हमारा क्या है बाबू, ये हमारा समुद्र हो गया, ये क्या है हमारा समुद्र है। और आहार कैसे बनेगा, तो ये हमारा सूर्य देवता जी हैं, ये प्रकाश फैलाएगा। हमारे यहाँ क्या क्रिया होगी, हमारे यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। इसी क्रिया के माध्यम से क्या होगा पूजा, हमारे यहाँ आहार बनेगा। यानी जो सूर्य के प्रकाश को क्या किया, प्लैंक्टन्स क्या किया, प्लैंक्टन्स लिया अपना भोजन, प्लैंक्टन्स और बड़ा होना शुरू हो जाता है। जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा मछली खाएगी, उसकी जिंदा रहेगी, इसे आहार श्रृंखला बोलते हैं। तो अब कहता है कि ये प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विचार करना, आहार श्रृंखला कौन बनाता है। देखिएगा कॉपीपोड जो होता है ना, कॉपीपोड जो होता है ये वास्तव में एक प्रकार का समुद्री मछली है। क्या है,
समुद्री मछली है, तो आपको पता है कि कोई भी मछली प्रकाश से थोड़े खाना बनाता है, और मछलियां कभी भी आहार श्रृंखला का भाग नहीं हो सकती है ना, ठीक है, क्योंकि जरूरी थोड़े है कि वो मछली मांस खाता है, वो मछली ये खाता है, उसका अपना आहार श्रृंखला होता है। साइनोबैक्टीरिया और डायटम और फोरेमिनेफेरा, है ना, ये देखिएगा, ये तीनों जो होता है ना, ये तीनों के पास में क्या होता है, ये तीनों वास्तव में प्लैंकटन का उदाहरण है। क्या है? प्लैंकटन का क्या है? प्रकार है। और तीनों क्या करता है? तीनों करता है प्रकाश संश्लेषण करता है। यानी अगर ये तीनों प्रकाश संश्लेषण करता है तो ये तीनों क्या होगा? आहार श्रृंखला का क्या होगा? पार्ट होगा। आई बात समझ में? अब देखो इसका जो आंसर दिया हुआ आंसर आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये 2021 का क्वेश्चन है, ये हाँ 21 का, और यूपीएससी परीक्षा बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ था, है ना। इस समय हमारा भी मेंस था यूपीएससी का, हालांकि वो हो गया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे एक क्वेश्चन, मेरे 2-3 मित्र था केवल इसके कारण वो हट गए हुए थे। अब जब किताब पढ़िएगा एनसीईआरटी वाली, है ना, समुद्र विज्ञान का, उसमें दिया गया है कि साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरेमिनेफेरा, ये तीनों प्लैंकटन की प्रजातियां हैं, और तीनों क्या होता है? तीनों प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती हैं, ठीक है। तो यूपीएससी क्या किया था? यूपीएससी केवल 2 और 3 को माना था, चौथा को नहीं माना था, ठीक है। जब कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट वहां जमा किया धौलपुर हाउस में, धौलपुर हाउस बोलते हैं वो यूपीएससी का जो अभी ऑफिस है ना, वो धौलपुर स्टेट का बिल्डिंग हुआ करता था। रजवाड़ा खत्म हो गया तो पूरा बिल्डिंग सरकार ले लिया, तो उसमें यूपीएससी का ऑफिस खोल दिया, तो उसको धौलपुर हम लोग हाउस उसी को बोलते हैं। और बाकी आप अपने विवेक से काम कीजिएगा, हमारा काम था आपको डिस्कस कर देना। समझ में आया? भाग निजेश, रविरंजन, पूजा, रामाधीर सिंह, चलो अच्छा रामाधीर सिंह भी यहाँ पढ़ रहा है। 201 में आ जाइए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कीजिए। जाहक, शैल मूषक, वज्रशल्क उपर्युक्त में से कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने सुभेद अंगों की रक्षा करते हैं? जरा बताइए भाई। देखोगी ना कि इसमें से कभी घोंघा को देखे हो? देखिएगा, बरसात के महीना जब होता है ना, तो इतना निकला रहता है ना, मोटा सा गुदा सा टाइप रहता है ना, कान यहाँ निकला रहेगा इसका, ठीक है, चलता है। इस पर यदि हम हाथ रखते तो कहाँ चल जाता है? भीतर घुसा लेता है ना, याद आया होगा, बचपन में किया है कभी ये सब। इसी को बोला जाता है कि हम क्या हो गए इसके लिए? हम इसके लिए हो गए बाह्य कारक, यानी हम क्या इसके लिए क्या हो गए? हम इनके लिए परभक्षी हो गए। यानी हम इसको टच किए, इसको क्या लगा कि हमको ही मारने आ रहा है आदमी, तो अंदर कहाँ घुस जाता है? भीतर घुस जाता है। तो यही पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने के कारण संभावना को लेके अपने स्वयं को क्या करता है? मांस को मोड़ करके इस खोल में चला जाता है। कछुआ को देखे हैं? छुइएगा कहाँ चल जाएगा? खोल में चल जाएगा। तो देखिएगा कि जाहक और वज्रशल्क यानी पेंगोलिन, ये 2 ऐसे जीव हैं जो अपने आप को कहाँ जमा कर लेते हैं? अंदर में, मतलब भीतर में फिट कर लेते हैं कवच के भीतर में। और जो शैल मूषक होता है ना, मोरपट होता है ना, ये चूहा का प्रजाति होता है, ये नहीं करता है ना, इसके पास वो खोल होता ही नहीं है। बात समझ में आ गया? आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा 201 का डी, 1 और 3। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोज यानी फिल्टर फीडर होता है? फिल्टर फीडर का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई अगर उसका उपोत्पाद आता है ना, वो फिल्टर होकर के प्योर फॉर्म में आता है। देखिएगा, असलफ मीन, अष्टभुज, सीप, वाबिल, है ना, इसमें जो है ना सीप जो होता है ना, सीप को वास्तव में क्या हम लोग बोलते हैं? उसको हम लोग फिल्टर फीडर बोलते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदहारी है? क्या लिखा है? अपरदाहारी। हाँ ठीक है। अपरदाहारी का मतलब क्या होता है? अपरदाहारी वैसे जीव को बोलते हैं जो सरा गला मांस खाता है। क्या खाता है? सरा गला मांस खाता है, या सरा गला क्या खाता है? पत्ती या फूल पत्ती कुछ खाता होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कौन है? देखिएगा, पहला कहता है केचुआ, दूसरा कहता है जेलीफिश, तीसरा कहता है सहस्रपादी यानी पिलीपीड, चौथा कहता है समुद्री घोड़ा, पांचवा कहता है कास्ट, है ना। अब इसमें से कौन सा सरा गला खाता है? जरा बताओ तो, दिमाग लगाओ। अगर नहीं बन रहा तो सीधे समुद्री घोड़ा पर आ जाओ। घोड़ा क्या खाता है? हरा पत्ती उत्ती खाएगा। तो क्या कभी भी किसी घोड़ा को देखी हो कि खराब घास नहीं खाता है? घोड़ा बहुत तेज होता है, वो अगर घास सूखा भी होगा ना, वो जीभ से फेंक देगा, हरा घास को खाएगा। तो समुद्री घोड़ा जो होता है, समुद्र में रहता है, तो वहां थोड़े खाना की कमी है, वहां तो बहुत प्लैंकटन है, तो उसको वो समुद्री घोड़ा कभी भी सड़ा हुआ घास नहीं खाता है। तो 4 ऑप्शन को ऐसे ही काट देगा तो बचेगा मेरे पास में क्या ऑप्शन बचेगा? सी बचेगा। कुछ को दिमाग से भी बनाना, जो हम लोग देखते हैं ना, उस पर भी क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसका देखिएगा, केचुआ जो होता है सड़ा गला खाता है ना, खा लेता है। उसके बाद देखिएगा मिलीपीड जो होता है ये भी सड़ा गला खाता है।
और पांचवा जो होता है कास्ट यू का, ये भी सरागरा मांस खाता है, ठीक है। लकड़ी में पाया जाता है, वो दिमाग को चाट के खाना शुरू कर देता है, मारा हुआ दिमाग सब, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 204 में आ जाओ। निम्नलिखित कथन में, निम्नलिखित समूहों में से किन में ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं? अन्य जीव का मतलब क्या हो गया? जैसे हम आदमी हैं तो किसके साथ सहजीवी संबंध बनाएंगे? आदमी के साथ, या हमारी जो मदद करता है उसके साथ सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी संबंध का मतलब होता है कि हम तुम पर निर्भर रहते हैं और तुम हम पर निर्भर रहते हो। तो इसमें से कौन सा ऐसा मतलब जीव है जो सहजीवी संबंध बनाता है? नाइजीरिया, कवक आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ, ये तीनों हैं। कवक देखो, कवक कहीं पर लगता है ना तो बोलता है ना, कवक बोलेगा उस जीव को, गेहूं को, गेहूं हमको तुम रहने दो, अब बदले में हम तुमको खाएंगे, बदले में क्या होगा? तुम भी हमको खाना। लेकिन क्या होता है? कवक होता है तेज, पूरा कवक उसको खा जाता है। प्रोटोजोआ का यही होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के संबंध पे टिका हुआ रहता है, इसी को बोलते हैं सहजीवी संबंध, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा 204 का डी। 205 में आ जाइए। पुनः संयोजित यानी रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। वेक्टर वैक्सीन कहता है कि इन वैक्सीनों के विकास में आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, कोई भी वेक्टर का मतलब होता है कि संवाहक वैक्सीन। जैसे कोविड का वैक्सीन हम लोग डालते हैं ना, तो उसमें क्या हम लोग, वो भी तो वायरस से बना है ना, अंदर में वायरस उसके लिक्विड में, वो कैसे बनाए हम लोग बताइए? तो सीधे उठा के लिए बना दिए हैं। उसमें क्या, उसमें हम इंजीनियरिंग किए हैं, उसमें डेवलपमेंट किए अपने लेबोरेटरी में, है ना। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उस वायरस को हम अपने शरीर में इंजेक्ट करने लगा, क्या कि हम बनाए हैं। जैसे सांप का एंटीवेनम होता है ना जी, वो क्या सांप का जहर एक प्रकार का होता है, तो उसको लोग बनाते हैं ना, प्यूरिफाई करते हैं, तब उसको इंजेक्शन बनाते हैं। तो ये पहला कथन जो कहता है कि इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है, सही बात है। 2 कहता है कि जीवाणुओं और विषाणुओं का प्रयोग रोगवाहक के रूप में होता है, सही बात है। जीवाणु से भी रोग फैलता है और विषाणु से भी रोग फैलता है ना, दोनों कथन सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी फॉर कैलकाता। 206 में आ जाओ। आनुवांशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो विचार कीजिए। अंडों के अंतःपात्र यानी इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिकाएं प्रतिस्थापित चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। फिर से समझो ध्यान से, अंडा का मतलब अंडाणु, यहाँ समझो, ठीक है। कहता है कि अंडाणु को यदि हम इन विट्रो में डाल दिए, ठीक है। यहाँ देखिए, बड़ा आसान सा प्रश्न है कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में माता जी का अंडाणु है। इस माता जी के अंडाणु को हमने कहाँ डाला? हम किसी ट्यूब में डाल दिए, ठीक है। अब ये कहता है कि ये माता जी का जो अंडाणु है, जो इसमें इन विट्रो में चला गया, निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। जरा एक बात बताओ, अगर इनके हम अंडाणु को यहाँ ट्यूब में हम डाल देते हैं तो क्या, अगर ये तो मान लो कि बीमारी से पीड़ित है तब ना हम कहीं बाहर में इन विट्रो करवा रहे हैं, तो क्या डालने के बाद हम इसको ठीक करते हैं कि डालने से पहले ठीक करते हैं? पहले ठीक करते हैं। ये समझ में आ गया? ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है? फिर से पढ़ो ऑप्शन को ध्यान से, कि अंडों के अंतःपात्र निषेचन से, यानी अंडा के हम यहाँ डाल दिए, ट्यूब में डाल दिए, निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। यहाँ एक वर्ड कहता है निषेचन से पहले, या तो पहले या बाद में। नहीं, निषेचन क्या केवल पहले होता है, जहां बाद है ना वहां गोल करके काट दीजिए। नहीं, बात समझ में आ गया? अंडाणु को क्या करता है? लैब में ले जाता है, इसको ठीक ठाक किया, दूसरे प्रकार के केमिकल या इंजीनियरिंग करके तब कहां डालता है? तब डालता है IVF। बात समझ में आ गया? कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ। 2 कहता है कि किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है, न कि पिता से। सही कि गलत? माता पिता दोनों से जाता है। सूत्रकणिका रोग का मतलब होता है जेनेटिक डिसऑर्डर का सिम्टम ज्यादा होता है ना। तो देखिएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर का सिम्टम जो होता है वो माता से बच्चों में ज्यादा जाता है, पिता से कम जाता है। आई बात समझ में? देखिए कि अधिकांश जो बच्चे होते हैं ना अपनी माता के गुण से प्रभावित होती हैं। शरीर का ढांचा जो होता है वो पिता के तुल्य तो होगा, लेकिन दिमाग भी होगा, परंतु माता से अधिक प्रभावित होती हैं बच्चे, है ना, या लड़के। शुद्ध कीमिया जो होती है वो हमेशा क्या होता है? माता जी से होती है, ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल 2। 206। आज यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम लोग कल इसको खत्म कर देंगे।